रिकॉर्डिंग मैसेज है आप लोगों के पास? गया ना? है सर। ओके। ओके सर, चलो गुड मॉर्निंग सबको फिर से गुड मॉर्निंग। अच्छा, तो बेसिकली बिजनेस एंड प्रोफेशन चल रहा था इनकम टैक्स में। इससे पहले हम लोग इनकम टैक्स एंड मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन इनकम टैक्स का जो 5 हेड्स है उसमें हम लोग अभी बीपी हेड में हैं, ठीक है। और बीपी हेड के अंदर हम लोगों ने मतलब आज के क्लास से पहले लाइव में एक क्लास किए थे। और लास्ट वीक सम इलेक्ट्रिसिटी फ्लक्चुएशन के कारण मैं आप लोगों को यूट्यूब प्रीमियर में क्लास करने के लिए दिया था। तो अगर किसी ने किया है तो बहुत अच्छा, और अगर नहीं किया है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा और अच्छा, मतलब कहने का मतलब है कि लास्ट वीक जो टॉपिक आप लोग यूट्यूब प्रीमियर में देखे थे उसको मैं फिर से थोड़ा रिपीट करूँगा, ठीक है। मतलब आपको फिर से वो वाला कॉन्सेप्ट को रिवाइज कराऊंगा। और उसके साथ मैं आप लोगों को आज न्यू टॉपिक बिजनेस एंड प्रोफेशन में बताऊंगा। ऐसे अगर आप लोग याद करोगे हम लोगों का प्रीवियस लाइव लेक्चर्स जिसमें हम लोगों ने बिजनेस एंड प्रोफेशन रिलेटेड क्या पढ़ा था सर? याद है? एक पीएल सॉल्व किए थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। याद है क्या आप लोगों को? यस सर। है ना? एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सॉल्व किया था। बेसिकली वहां पर हम लोगों ने बेसिक्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन के बारे में बात किया था। और साथ में ये भी बोला था आप लोगों को कि ये जो बिजनेस एंड प्रोफेशन है ये 5 हेड्स ऑफ इनकम का एक हेड है, ठीक है। मतलब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनकम टैक्स एक्ट 1961 के थ्रू से मतलब इंडिविजुअल जो भी इंडिया में इनकम करते हैं इस इनकम को बड़ा सिंपल कॉन्सेप्ट है, 5 हेड में डिस्ट्रीब्यूट करके रखा। भाई आप या तो जॉब करते हो तो आपको मैं सैलरी हेड में डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो तो मैं आपको सैलरी हेड में डाल दूंगा। अगर आप हाउस प्रॉपर्टी से इनकम करते हो तो आपको मैं हाउस प्रॉपर्टी हेड में डाल दूंगा, ठीक है। अगर आप बिजनेस एंड प्रोफेशन संभालते हो तो उसके लिए एक अलग हेड बनाया जिसको बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब बिजनेस अलग प्रोफेशन अलग ऑब्वियसली, बट फिर भी इसका जो कैलकुलेशन टेक्निक है, जो प्रोविजंस है, वो सभी ऑलमोस्ट सिमिलर कैटेगरीज में आते हैं। वही प्रोविजन को डील करना होगा सर। जो बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर में सबसे ज्यादा समय मतलब टाइम टेकिंग एरिया है, ठीक है, जिसमें आपको प्रोविजंस के बारे में अंडरस्टैंड करना बीपी का सबसे बड़ा एरिया है सर। मतलब बिजनेस एंड प्रोफेशन में बिजनेस एंड प्रोफेशन के साथ बाकी चैप्टर का बस एक ही डिफरेंस है, यहाँ पर प्रोविजन थोड़ा ज्यादा है सर, ठीक है। तो आप लोगों को समझना पड़ेगा, एक एक प्रोविजन एकदम बारीकी से समझना पड़ेगा, तभी जाके आप बीपी रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में सॉल्व कर पाओगे। और साथ में सबसे इंटरेस्टिंग क्या है, क्योंकि ये बिजनेस है तो बड़ा मजा देता है सर। मतलब मजा इसलिए क्यों, क्योंकि बिजनेस में हमेशा एक एडवेंचर होता है, आप लोग जानते हो बिजनेस का एक दूसरा नाम एडवेंचर भी है। तो यहाँ पर भी ना डिफरेंट रोलर कोस्टर राइड है कि भाई कभी बिजनेस को ये बेनिफिट मिल जाता है, कभी बिजनेस को वो बेनिफिट मिल जाता है। और एक कॉर्पोरेट वर्ल्ड में जब आप लोग पहुंचोगे, ठीक है, धीरे धीरे आप लोगों का जर्नी उधर ही जा रहा है, तो वहां पर भी आपको कहीं किसी ना किसी बिजनेस के साथ ही डील करना होगा। तो इस हर एक पर्सपेक्टिव से देखो, बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड आप लोगों के लिए बहुत ही वाइटल एक हेड है। बड़ा सिंपल बात है सर। ऐसे तो सेक्शन 28 से लेके 44 ए डी तक इसका डिस्कशन है, लंबा डिस्कशन है। जैसे 22 से 27 तक हम लोगों ने हाउस प्रॉपर्टी पढ़ लिया था, ठीक है। वैसा ही 28 से लेके 44 ए डी ए ई तक इसका सेक्शन का पूरा डिस्कशन रहेगा सर आप लोगों के साथ। तो ऐसे बीपी क्या होता है हम लोग ऑलरेडी देख चुके हो। मतलब एक बेसिकली प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इनकम एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये आपके सामने होता है। और आपको उसको रेक्टिफाई करना होता है एज पर इनकम टैक्स। लेकिन ये रेक्टिफाई करना मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होता सर। इसके लिए आपको अलग अलग प्रोविजंस का हेल्प लेना पड़ेगा। तो वही प्रोविजंस का हेल्प कैसे लेंगे उसके बारे में चर्चा। और लास्ट वीक का जो डिस्कशन था लाइक प्रोफार्मा को एक बार फिर से आपके साथ बात करूंगा कि मतलब ये पीएल के अंदर क्या ऐड होता है। मतलब पीएल तो दे देगा आपको, अब नेट प्रॉफिट में क्या ऐड करना है और क्या लेस करना है इसका पूरा लंबा लिस्ट है। जैसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था वैसा ही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है, बट थोड़ा सा एलाबोरेटिव है, मतलब थोड़ा डिटेल्स है, तो वो डिटेल्स जानना जरूरी है। और उसके बाद सेक्शन का समरी बताऊंगा मैं आपको एक एक सेक्शन के बारे में। और मोस्ट इंटरेस्टिंगली आज एक स्पेशल सेक्शन में बात होगा, दैट इज डेप्रिसिएशन। मतलब बिजनेस में डेप्रिसिएशन का बहुत बड़ा फंक्शन है सर। और ये भी बताऊंगा इनकम टैक्स डिपार्टमेंट डिफरेंट प्रोडक्ट का या डिफरेंट एसेट्स का क्या डेप्रिसिएशन बना के रखा है, जिसमें ब्लॉक ऑफ एसेट का एक कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। ब्लॉक ऑफ एसेट मतलब एसेट का ब्लॉक बना दिया, ठीक है, कि भाई इस ब्लॉक को इतना रेट ऑफ डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए। प्लांट मशीनरी का एक ब्लॉक बना देता है, कंप्यूटर्स वगैरह का एक ब्लॉक बना देता है, इंटेंजिबल्स का ब्लॉक अलग होता है, टेंजिबल्स एसेट का ब्लॉक अलग होता है। तो डोंट वरी सर,
धीरे धीरे जाऊंगा, ठीक है? हड़बड़ नहीं करना, एकदम बिल्कुल नहीं हड़बड़ करना, हड़बड़ी से ना गलती हो जाएगा, मतलब ना आप समझ पाओगे ना मैं समझा पाऊंगा, ठीक है? अच्छा, तो स्क्रीन शेयर मैंने कर लिया आप लोगों से, जस्ट मुझे इतना कंफर्म कर दो कि स्क्रीन शेयर है या नहीं। है सर, है सर। ओके, ठीक है सर, चलो धीरे धीरे गाड़ी को आगे बढ़ाते हैं, एक बार स्टार्ट ले लेगा ना फिर और रुकेगा नहीं। ओके, तो ये तो क्वेश्चन देख के ही समझ में आ रहा होगा, लास्ट वीक लाइव क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में बेसिक ऑफ बिजनेस क्या है, बिजनेस का डेफिनेशंस, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या देता है, उसका नोट्स है आप लोगों को क्लास में मैंने लिखाया था। फिर आप लोगों को मैंने एक बीपी का क्वेश्चन भी सॉल्व करवाया था, ठीक है? जिस क्वेश्चन को करते वक्त आप लोगों ने डिप्रिसिएशन का भी यूज़ देखा, ठीक है? लेकिन वो तो बस डेटा गिवन था, आपको करना पड़ा था। लेकिन आज मैं आपको डेटा वगैरह तो छोड़ो, क्वेश्चन तो बहुत करना है, बट क्वेश्चन करने से पहले आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा बीपी। देखो सर, गुड मॉर्निंग नवनील बाबू, আওয়াজ পাচ্ছেন আপনি আমার? হ্যালো নবনীল বাবু, গুড মর্নিং। আপনার ওখানে একটা মিউট আনমিউটের একটা বাটন আছে, ওটা আনমিউট করে আপনি বলতে পারেন। আচ্ছা ঠিক আছে, যদি আপনি শুনতে পাচ্ছেন। হ্যালো, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, এবার শুনতে পাচ্ছি। আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে, আমি স্টার্ট করেছি ক্লাস, জাস্ট আমাদের বিজনেস এন্ড প্রফেশনটা চলছে লাইভ ক্লাসে। তো বিজনেস আচ্ছা, প্রফেশন হেডের আমাদের এর আগে একটাই ক্লাস হয়েছে, আজকে আমি সেকেন্ড লেকচার লাইভে নিচ্ছি, ঠিক আছে? এই স্টার্ট করবো, আপনি আস্তে আস্তে বুঝতে পেরে যাবেন, ঠিক আছে? ঠিক আর আছে। প্রিভিয়াস প্রিভিয়াস হ্যাঁ, লেকচারটা আমি শেয়ার করে দেবো আপনাকে, ওটা একবার দেখে নিলে তাহলে এই কন্টিনিউয়েশনটা ধরতে সুবিধা হবে, ঠিক আছে? ঠিক আছে। ওকে ঠিক আছে, এমনিতে নর্মাল টাইমে আনমিউট মানে মিউট করে দিন, আবার কিছু মানে হুম, কোয়ারিজ থাকলে তখন আনমিউট করে কথা বলে নেন। ঠিক আছে। ओके, अच्छा देखिए सर, तो बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर हम लोगों को पढ़ना क्या है? बिजनेस एंड प्रोफेशन के अंदर ऐसे तो लंबा रास्ता है, जैसे कि मैं आप लोगों को बोल के रखा, इस पूरा बिजनेस एंड प्रोफेशन चैप्टर के अंदर आप लोगों को बहुत सारा चीज़ें जानना है, ठीक है? तो ये छोड़ो, ये तो बेसिकली लर्निंग आउटकम्स ज़रूरी नहीं है अभी। तो जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से बोल रहा हूँ सर कि इसका जो प्रोफार्मा है, ऐसे प्रोफार्मा से मैं बार बार बोल रहा हूँ कि लास्ट वीक मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन सॉल्व कराया था, जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को सॉल्व कराया था जस्ट उसी सिस्टम से है। अगर आप क्वेश्चन को एक बार देखते हो, ये क्वेश्चन और कुछ नहीं, एक पीएल है, पीएल। पीएल समझते हो ना सर? आप लोग जानते हो सर सभी कोई, प्रॉफिट एंड, हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑफ एनी बिजनेस, ठीक है? दिस इज जस्ट अ पीएल। अब ये पीएल का जो फॉर्मेट है ना, अब ये पीएल तो अलग है, मतलब बेसिकली ये तो अकाउंट्स बनाते हैं, पीएल कौन बनाते हैं? अकाउंट्स बनाते हैं, अकाउंटेंसी डिपार्टमेंट पीएल बना के दे दिया, किसका? बिजनेस का। अब पीएल में जो फाइनल डेटा आता है, ये हमारे लिए बहुत वाइटल हो जाता है, नेट प्रॉफिट। और बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में जो पूरा डिस्कशन चलता है वो बेसिकली इसी नेट प्रॉफिट के बेसिस पे, मतलब जो नेट प्रॉफिट आपका आता है ना, जो भी नेट प्रॉफिट आपके बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में आ गया, कहाँ चला गया, यहाँ पर है, इसको ब्लॉक बंद कर देते हैं। ये जो नेट प्रॉफिट आता है ना, इसी को लेके पूरा खेल, जैसे कि मैं आपको सॉल्व करके भी क्लास क्लास में शो किया था। तो मैं फिर से आपको इसको क्यों बता रहा हूँ, बिकॉज जब तक आप नेट प्रॉफिट जो है इसको अगर आप अकाउंट से उठाते हो, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि सर बिजनेस एंड प्रोफेशन हेड में नेट प्रॉफिट से क्या लेना देना? लेना देना इसलिए है सर, ये बिजनेस एंड प्रोफेशन क्वेश्चंस को सॉल्व करने का प्रोफॉर्मा है, आप देख सकते हो यहाँ पर। ये जो प्रोफॉर्मा आपको दिखाई दे रहा है ना, मतलब प्रोफॉर्मा बोलो, फॉर्मेट बोलो, जो बोलना है बोलो, लेकिन ये प्रोफॉर्मा, ये फॉर्मेट से आपको क्या लेना देना है? लेना देना ये है, आप सबसे पहले देखो जो मैंने आपको सिखाया था लास्ट वीक भी, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ पीएल। अब ये पीएल किसका डिपार्टमेंट है? ये पीएल अकाउंट्स डिपार्टमेंट का है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इससे क्या लेना देना, बिकॉज बिजनेसमैन जो टैक्स प्रोवाइड करते हैं वो एज पर क्या, बिजनेसमैन जो टैक्स लायबिलिटी पे करते हैं वो एज पर व्हाट, एज पर अकाउंट्स ना, यस बोलो सर। ना।
है ना। मतलब हम लोग अकाउंट्स के थ्रू से ही तो डिटरमाइन कर पाते हैं कि मेरा प्रॉफिट कितना होगा, और प्रॉफिट पे ही तो बिजनेस टैक्स प्रोवाइड करते हैं, यस और नो। जो भी प्रॉफिट मैं करूंगा उसी की बेसिस पे डिपेंड जी करता सर। है ना कि मेरा टैक्स लायबिलिटी क्या होगा। इसीलिए मैं बार बार आपको बता रहा हूं। तो अगर मेरा प्रॉफिट क्या है इसी पे डिपेंड करता है मेरा टैक्स लायबिलिटी, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को प्रॉफिट से लेना देना है या नहीं? है सर। आप लोगों को बात समझ में आ रहा है ना, कि आप लोगों को मन में चल रहा होगा कि अचानक से इनकम टैक्स वाले प्रॉफिट के पीछे क्यों पड़ गया। अरे भाई यही तो है बिजनेस का, जिसके पीछे इनकम टैक्स वाले हाथ धो के पड़ा रहता है। हाथ धो के पड़ा रहता है, क्यों हाथ धो के क्यों बोलते हैं इसको, मतलब कहने का मतलब है कि बिजनेस कई बार क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को क्या करना चाहता है, प्रॉफिट को कम छुपाना करके चाहता है। दिखाना चाहता है। हाँ वेरी गुड सर, प्रॉफिट को लेस करके दिखाना चाहता है, क्यों? अच्छा, सिर्फ लेस ही करना चाहता है क्या? क्या मतलब प्रॉफिट को इंक्रीज करके नहीं दिखाते? टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा ना सर। हाँ टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट हिस्सा है सर। मतलब प्रॉफिट इंक्रीज करके दिखाने से ऑब्वियसली प्रॉफिट टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा, लेकिन मतलब इसको बोलते हैं प्रॉफिट कुक करना। ये पहलू थोड़ा सा डिफरेंट पॉइंट हो गया, बट फिर भी मैं आपको कहना चाहता हूं कि दोनों पॉइंट ऑफ व्यू मतलब इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। बिकॉज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कभी नहीं बोलेगा कि आप जरूरत से ज्यादा टैक्स पे करो, बिकॉज वो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट कभी भी आपको ये नहीं बोलेगा ना कि भाई आप जरूरत से ज्यादा टैक्स पे करो। गवर्नमेंट आपको इतना बोलेगा भाई जो जेन्युइन है वो टैक्स आप मुझे पे करो, है ना। जो जेन्युइन है, आपका जेन्युइन प्रॉफिट पे जेन्युइन टैक्स दो। आप कोई बोलेगा सर कितना लोग जेन्युइन काम करता है, डिफरेंट इशू, कंट्रोवर्सी में नहीं जाना है, ठीक है। कौन टैक्स को छुपाते हैं नहीं छुपाते हैं, हाँ पक्का चालान क्या करता है, कच्चा चालान क्या करता है, प्रॉफिट को कम दिखाना चाहते हैं ना। आपके मन में ये क्वेश्चन जरूर फिर से रेज हो गया होगा कि सर प्रॉफिट इंक्रीज करके कौन बुद्धू दिखाना चाहेगा। हाँ आप लोग सोच सर रहे हो दिखाते हैं कि मार्केट में हाँ बोलो। मार्केट में कंपनी का पावर इंक्रीज करने के लिए, ज्यादा शेयर का प्राइस बढ़ाने के लिए लोग ज्यादा अट्रैक्ट हो कि इस कंपनी का प्रॉफिट इतना अच्छा है तो इस प्रॉफिट कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए, मतलब थैंक यू बेसिकली सर, फंड रेज करने के लिए। वेरी गुड सर वेरी गुड। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट आपने बताया कि कंपनी कई बार प्रॉफिट को इंक्रीज करके भी शो करते हैं, और उसमें टैक्स भी वो ज्यादा दे देगा, उसको उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। टैक्स ज्यादा दे देगा, लेकिन वो प्रॉफिट इंक्रीज करके इसलिए शो करना चाहता है बिकॉज वो इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहता है। आप बात समझ पा रहे हैं ना, इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करना चाहता है। ऐसा कौन किया था, एक बहुत मतलब बहुत सत्यम ही कंप्यूटर। इनफेमस, हाँ इनफेमस एक कहानी है इसके ऊपर, सत्यम कंप्यूटर्स। या फिर आप ऐसे बोलो कि जिसको बाद में टेक महिंद्रा ने परचेज कर मतलब खरीद लिया, एक्वायर कर लिया, सत्यम कंप्यूटर्स। आप लोग सुने हो ना सत्यम स्कैम या सत्यम स्कैंडल, सुने हो क्या सब कोई, है ना। सत्यम ने क्या किया था, रामालिंगम राजू, आप विकी मतलब गूगल करोगे तो ढेर सारा स्टोरी मिलेगा आपको उसके ऊपर। स्टोरी मतलब रियल कहा है, मतलब रियल फैक्ट है। 2011-12 के दौरान मोस्ट प्रोबेबली सत्यम कंप्यूटर्स का रामालिंगम राजू ने अपने प्रॉफिट को कुक कर दिया था। प्रॉफिट को कुक कर दिया था मतलब जबरदस्ती प्रॉफिट को बना दिया, जरूरत से ज्यादा, जल्दी जल्दी बिजनेस को ग्रो दिखाने के लिए कि देखो भाई मेरा बिजनेस कितना ग्रो कर रहा है। इन्वेस्टर भी अट्रैक्ट हो रहा है, बिकॉज इन्वेस्टर जो भी वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं ना या फंडामेंटल देख के इन्वेस्ट करते हैं, उनको बिजनेस का प्रॉफिट से बहुत लेना देना होता है। तो वो सोचता है कि भाई बिजनेस में अच्छा दम है तो चलो इसमें पैसा डालते हैं। तो ऐसा कहानी है, लेकिन वास्तव में बाद में देखा गया कि इसका इतना प्रॉफिट होना ही नहीं चाहिए जितना प्रॉफिट इसने कुक किया। वो सेबी ने पकड़ लिया जब, और उसके बाद जब ऑडिट हुआ, ऑडिटर्स भी पकड़ा गया क्योंकि ऑडिटर भी बात को छुपाया था। और सेबी ने जब उसका मतलब स्पेशल विजिलेंस किया तो फिर उसमें पता चला स्पेशल कैलकुलेशन देखने के टाइम पे कि भाई ये तो आप प्रॉफिट कुक कर रहे हो। और जो पीडब्ल्यूसी था सर, बिग फोर था उसका ऑडिटर, ठीक है, पीडब्ल्यूसी ने उसको पकड़ा, पीडब्ल्यूसी को पकड़ा, मतलब जो पीडब्ल्यूसी का इंडियन चार्टर्ड थे। पीडब्ल्यूसी इंटरनेशनल फार्म हो सकता है बट इंडिया में काम करेगा तो इंडियन चार्टर्ड से ही काम करवाना होता है। तो एकदम चुपचाप सारा का सारा चार्टर्ड जो भी थे उसमें पीडब्ल्यूसी का सबका लाइसेंस छीन लिया गया। इवन पीडब्ल्यूसी को भी बैन कर दिया गया था ऑडिटिंग काम के लिए इंडिया में। तो बहुत सारे ऐसे केसेस हुआ है सर। आई होप यू अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऐसे मैं थोड़ा ऑडिट के बारे में बात कर दिया, बट ठीक है, अभी प्रॉफिट कुक का जो सिचुएशन है ना उस पर नहीं जाना है, उस पर नहीं जाना है। मतलब सिंपल बात है, आप अपना पीएल को एकदम सटीक रखो। कौन बोलता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट बोलता है पीएल को सटीक रखो।
अब पीएल को सटीक रखने के बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना टैक्स जो भी उसको लेना है उसी को लेके उसको चिंता है कि भाई मेरे को अपना प्रॉपर टैक्स चाहिए, चाहिए अगर आपका टैक्स नहीं होता है तो मैं आपसे नहीं लूंगा, लेकिन जो आइटम आप ऐड कर सकते हो, मतलब आप मतलब बेसिकली एक्सपेंस के हिसाब से दिखा सकते हो तो वो दिखाओ, मतलब आप ओरिजिनल आइटम दिखाओ भाई, जो एक्सपेंस आप शो कर सकते हो वो शो करो, जो इनकम आप शो कर सकते हो वो शो करो, मतलब ऐसा कोई इनकम जो बीपी में नहीं आना चाहिए आप नहीं दिखा सकते, ऐसा कोई खर्चा जो बीपी में नहीं हो सकता वहां आप नहीं दे सकते। ठीक है, जैसे लास्ट दिन का क्वेश्चन में ऐसा कुछ एरिया था, अब अगर आप लोगों को याद है तो वैसे ही मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक बार फिर से याद दिला रहा हूँ कि जैसे ये वाला क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों को कॉपी में करवाया था, ये लास्ट लाइव क्लास का है, इसमें कुछ ऐसा इनकम था ना सर, जैसे मानो कि मेरे को याद आ रहा है सर, आप लोगों को भी दिख के याद आ जाएगा, जैसे मानो डिविडेंड, डिविडेंड अदर सोर्स का पार्ट है, डिविडेंड अदर सोर्स का पार्ट है, ये बीपी में क्या कर रहा है, डिविडेंड इनकम बिजनेस इनकम इनकम है फ्रॉम नहीं, हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ये हाउस प्रॉपर्टी सोर्स का इनकम है, बिजनेस में क्या कर रहा है, बैंक इंटरेस्ट अदर प्रॉफिट ऑन सोर्स सेल का ऑफ है, मशीनरी। प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ मशीनरी कैपिटल गेन्स हेड का है, जो 5 हेड है ना, कैपिटल गेन अदर सोर्स सैलरी, तो सभी हेड का अलग अलग इनकम होता है। तो प्रॉफिट एंड सेल ऑफ मशीनरी बेसिकली कैपिटल एसेट बेच के सेल मतलब प्रॉफिट हुआ है। कैपिटल एसेट क्या होता है, बिजनेस में जिस चीज का मशीन है, फैक्ट्री में जो मशीन चलता है उसका बिजनेस नहीं करता, उसको यूज करके बिजनेस करते हैं। तो फैक्ट्री मतलब मशीन बेचने का काम नहीं है उसका, उस मशीन को यूज करके वो कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, वो प्रोडक्ट बेचते हैं, मशीन नहीं बेचता। तो जो मशीन आप अचानक से बेच दिया, दैट इज नॉट पार्ट ऑफ योर बिजनेस, बिजनेस इनकम, दैट इज नॉट योर बिजनेस इनकम। तो जो आपका बिजनेस इनकम नहीं है वो आप इनकम पे नहीं दिखा सकते, आप बात समझ रहे हैं ना। लेकिन हाँ, ब्रोकरेज कमीशन आपका बिजनेस इनकम हो सकता है, नो प्रॉब्लम। सेल्स आपका बिजनेस इनकम जेन्युइनली है, ठीक है। सन्ड्री रिसिप्ट डिफरेंट काइंड ऑफ इनकम बिजनेस में सन्ड्री लेवल में होता है, ठीक है, ये सब आपका जेन्युइन है। तो जो जेन्युइन है आप शो करो ना, कौन रोकता है आपको। जो आपका जेन्युइन बिजनेस इनकम है आप उसको दिखाओ, और जो आपका जेन्युइन बिजनेस खर्चा है वो भी आप शो करो, लेकिन जो जेन्युइन बिजनेस खर्चा नहीं है उसको नहीं दिखा सकते। जैसे कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो आपका जेन्युइन बिजनेस इनकम नहीं रहा। लास्ट दिन ये क्वेश्चन नहीं मैंने हो गया कराया था था। सर। नहीं नहीं, ये जो एक्सपेंसेस है ये सारा का सारा एक्सपेंस जेन्युइन था। नहीं, ये आपने जो इनकम पूछा ना, एक्सपेंस का जेन्युइन है इसमें, तो फिर वो क्या कहते हैं, ऐड करना लेस करना पड़ेगा ना एक्सपेंस। हाँ वही मैं पूछ रहा हूँ कि जो जो एक्सपेंस आपका जेन्युइन नहीं है उसको तो लेस कर देना पड़ेगा ना, वही मैं पूछ रहा हूँ आपको कि हाँ यहाँ ये पर सर, ऐसा क्या क्या था यहाँ पर, वही तो मैं पूछ रहा हूँ आपसे। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, म्युनिसिपल टैक्स, सीआईपी, ओ यस सर, एलआईपी लाइफ इंश्योरेंस लाइफ पॉलिसी, इंश्योरेंस प्लस प्रीमियम। इनकम थैंक यू सर, टैक्स। थैंक यू सर। ये देखो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे खर्चा ऐसा था ना, आप लोग खुद भी देखे थे। लाइफ इंश्योरेंस का खर्चा ये आपका पर्सनल खर्चा है, बिजनेस में क्या कर रहा है भाई। हाँ अच्छा, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स नहीं लेस कर सकते, ठीक है, इट्स डिफरेंट कॉन्सेप्ट। म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी बिजनेस में क्या कर रहा है। डोनेशन टू पॉलिटिकल पार्टी, इसका आपको 80C से 80U में डिडक्शन मिलता है, बट आप बिजनेस में इसको मतलब एक्सपेंस के तौर पे नहीं दिखा सकते, ठीक है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का खर्चा कुछ भी शो करके आप बिजनेस इनकम को एज पर इनकम टैक्स कम करने के ही नहीं कर सकते। तो इस तरह का डिफरेंट स्टोरीज हैं सर, जो आपको लास्ट वीक भी समझ में आया था, लेकिन आज थोड़ा और डिटेल्स। सर क्या बोलते हो, इतना ये डिटेल्स नहीं था, नहीं सर वो डिटेल्स नहीं था। तो चलो मैं आपको फिर से एक बार बताता हूँ। अच्छा मैं सबको एक बार पूछना चाहूंगा, संपत, स्नेहेश, प्रिया, शुभश्री, आप लोगों को स्टोरी समझ में आ रहा है ना बीपी का, मतलब बीपी का खेल क्या है। ऋषभ बोलो सर, बीपी का खेल समझ में आ यस। रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसा, अच्छा तो फिर देखो, तो सिंपल है सर, कभी भी कोई क्वेश्चन आपको मिल जाए ना तो उसमें आपको नेट प्रॉफिट एज पर पीएलई दिख जाएगा, तो जो भी अमाउंट आपका होगा इसके साथ आपको कुछ आइटम ऐड करना होता है, कुछ आइटम लेस करना होता है। अब ये ऐड आइटम और लेस आइटम को थोड़ा प्रोविजन वाइज देखते हैं, ठीक है। जैसे ये लास्ट वीक यूट्यूब प्रीमियर में भी यही बात हुआ था, मैं फिर से बात कर रहा हूँ। सर एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल एंड लॉस बट नॉट अलाउबल, मतलब आप समझ रहे हैं, मतलब आपने डेबिट कर दिया बट अलाउड नहीं है। डेबिट कर दिया मतलब एक्सपेंस शो कर दिया पीएल में, लेकिन वो अलाउड नहीं है। ऐसा खर्चा क्या क्या हो सकता है, जैसे कहता है सर डेप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, तो फिर किसका डेप्रिसिएशन अलाउड है सर, इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अलाउड है। मतलब अकाउंटेंसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉलो करता है, इनकम टैक्स अपना इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट फॉलो करता है।
तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का बात चल रहा है, तो वो एज पर इनकम टैक्स डिप्रिसिएशन को मानेगा। सर आज मैं आपसे डिप्रिसिएशन के बारे में चर्चा करूंगा, बस 15-20 मिनट में पहुंच जाऊंगा डिप्रिसिएशन में, ठीक है। तो जस्ट वेट कि डिप्रिसिएशन के बारे में डिटेल्स चर्चा होगा सेक्शन 32, ठीक है। जस्ट वेट सर, डिप्रिसिएशन, एडिशनल डिप्रिसिएशन बड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है। तो डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिस जो आपने पीएल में क्या कर दिया, लेस कर दिया, ठीक है, बट वो अलाउड है क्या? ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो अलाउड नहीं है। अगर आप ऐसे करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको फिर से पीएल में ऐड कर देना है, फिर से अपने प्रॉफिट के साथ ऐड कर देना है। मतलब जो डिसअलाउड है, जो डिसअलाउड है उसको ऐड कर देंगे, और जो अलाउड है उसको लेस कर देंगे, ठीक है। तो यहां पर क्या बात कर रहे हैं सर, एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल, मतलब आपने पीएल में डेबिट कर दिया, मतलब एक्सपेंस के तौर पे दिखा दिया, बट नॉट अलाउबल, बट अलाउड नहीं है। तो ऐसे डिप्रिसिएशन एज पर बुक्स, इनकम टैक्स सर 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2, पॉइंट टू बी नोटेड सर, ये मैं आपको बाद में बताऊंगा, ठीक है, इसका डिटेल चर्चा फिर से होगा, लेकिन मैं प्रोफार्मा में थोड़ा बता रहा हूं आपको। इनकम टैक्स डिसअलाउड अंडर सेक्शन 40 सबसेक्शन ए क्लॉज 2, इनकम टैक्स में इनकम टैक्स माइनस नहीं कर सकते, तो इनकम टैक्स में इनकम टैक्स लेस करना अलाउड नहीं है, तो डिसअलाउड है, तो क्या कर देंगे, एड बैक कर देंगे। मतलब ये सब के कारण क्या होता है सर, आपका प्रॉफिट कम हो जाता है। तो जो प्रॉफिट कम होना एज पर इनकम टैक्स एकदम सही बात नहीं है, मतलब जायज नहीं है, तो उसको ठीक करना है। तो इसको इसको हम लोग और एक नाम से भी जानते हैं सर, रेक्टिफिकेशन करना। तो बेसिकली ये रेक्टिफिकेशन चल रहा है, ये जो एड लेस है, अगर आप लोग बचपन में अकाउंटेंसी में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर भी किए होंगे, ये हो ना फाउंडेशन लेवल में, या फिर बीकॉम लेवल में, या फिर स्कूल लेवल में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, वहां पर भी तो ऐसे एड लेस की कहानी होता है ना। यस सर। अच्छा, और क्या आपको देखा यहाँ पर लिस्ट है, 30% ऑफ सम पेएबल टू रेसिडेंट ऑफ ऑन व्हिच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब अगर आप किसी को कोई पेमेंट करते हो और उसका टीडीएस नहीं काटते हो, क्या बोलता है सर, 30% ऑफ सम पेएबल टू रेसिडेंट, रेसिडेंट मतलब जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, ठीक है। जिन लोगों ने रेसिडेंशियल स्टेटस का क्लास अभी तक नहीं किया, उनको मैं रेसिडेंशियल स्टेटस का क्लासेस शेयर करूंगा, आप लोग जरूर रेसिडेंशियल स्टेटस एक बार जरूर अच्छे से गो थ्रू करें, जिन्होंने कर लिया दे नो रेसिडेंशियल स्टेटस का क्या केस है। 30% of sum payable to resident on which tax is not deducted at source or has not been remitted on the before the due date under section 139 subsection 1 after deduction disallowed under section 40 subsection a clause ia 1a, the same is allowable in the year in which tax is deducted and remitted। मतलब सिंपल बात है, जिस पर्टिकुलर ईयर में आप टीडीएस काट के किसी को पेमेंट करोगे, तभी आप उसका मतलब कैलकुलेशन करके उसका माइनस कर सकते हो अपने पीएल में। लेकिन अगर आपने टीडीएस पेमेंट नहीं किया, टीडीएस नहीं काटा, किसी को पेमेंट कर दिया, ठीक है, और वो पेमेंट आपने बिना टीडीएस काट के कर दिया, वो भी रेसिडेंट को, ठीक है, तो वो भी आपको अलाउड नहीं करेगा। ये पॉइंट आपको ऐसे समझ में थोड़ा दिक्कत होगा, मैं आगे आगे जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा ना, तो आपको ये क्लैरिटी और हो जाएगा सर, ठीक है। इसका अलग से सवाल में रहेगा, ठीक है। ऐसे कल के क्वेश्चन में एक था टीडीएस का, था ना सर, टीडीएस का एक, वो कोई फॉरेन चला गया था बिना टीडीएस का, उसको पेमेंट कर दिया था, ठीक है, तो वो डिसअलाउड हो गया था ना, ये लास्ट वीक के क्वेश्चन में कैसा था, ठीक है। तो ऐसा और भी क्वेश्चन करेंगे। इसके अलावा आपको यहाँ पर और भी देखो सर, एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स और सर्विस और फैसिलिटेट्स टू अ रिलेटेड पर्सन टू द एक्सटेंट द सेम इज एक्सेसिव और अनरीजनेबल इन द ओपिनियन ऑफ एओ। एओ मतलब कौन सर, असेसिंग ऑफिसर। असेसिंग ऑफिसर कौन होता है, अरे भाई इनकम टैक्स का जो असेसमेंट ऑफिसर होता है ना, उसको असेसिंग ऑफिसर बोलते हैं, एओ बोलते हैं। मतलब वो जब आपका इनकम हिसाब देखते हैं कि भाई आप सब कुछ एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो भी आप कर रहे हो, इनकम टैक्स जो भी आप पेमेंट कर रहे हो, सब कुछ सही कर रहे हो कि नहीं, वो देखने के लिए आएगा ना। वो जब चेकिंग करेगा, उस चेकिंग में अगर वो देखता है कि अगर आपने कोई खर्चा किया, इनकम इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स, मतलब आप जिस चीज का धंधा करते हो, धंधा मतलब बिजनेस, पॉइंट टू बी नोटेड, डोंट टेक इट एज ए स्लैंग, धंधा मैंने इसलिए यूज किया, हिंदी में बोला जाता है, मतलब आप जिस चीज का बिजनेस करते हो, वो बिजनेस करने का जो गुड्स है, ठीक है, या जो भी सर्विसेज है, उसका जो परचेस प्राइस है, अगर आप जरूरत से कम दाम में या ज्यादा दाम में परचेस करते हो, ठीक है, तो एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ व्हिच पेमेंट इज मेड फॉर गुड्स और सर्विसेज और फैसिलिटीज टू रिलेटेड पर्सन, अगर आप रिलेटेड पार्टी के थ्रू से कुछ कर रहे हो और जरूरत के हिसाब से दाम को अनरीजनेबल कर रहे हो सर, एक्सेसिव और अनरीजनेबल, मतलब ऐसा कोई प्राइस आप देख रहे हो, ठीक है, जो फेयर मार्केट वैल्यू से अनरीजनेबल है, मतलब फेयर मार्केट वैल्यू 50,000 होना चाहिए, लेकिन आप 80,000 बता रहे हो,
बिकॉज रिलेटेड पार्टी है, आप कुछ भी मैनिपुलेट कर रहे हो प्राइस को। मैनिपुलेट करके क्या कर सकते हो आप, ये भी मैंने लास्ट वीक क्वेश्चन में समझाया था आप लोगों को। हाँ संपद, था ना एक ऐसा रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन किया था और उसमें 50,000 का प्रोडक्ट को 80,000 शो किया था, जो परचेस के अंदर इंक्लूड कर दिया था। क्या रे, याद आ रहा है क्या? ये सर एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। हाँ मुझे भी। ये देखो कहाँ चला गया, कहाँ चला गया, फर्स्ट पॉइंट ही है। फर्स्ट पॉइंट में। तो अच्छा हाँ, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन। ये देखो, परचेज इंक्लूड परचेज ऑफ रॉ मटेरियल 80,000 फ्रॉम रिलेटिव फेयर मार्केट वैल्यू 50,000, दिखाई दिया ना? जस्ट लाइक दैट, मतलब आप ऐसे कुछ कर रहे हो, मतलब जिसका प्राइस एक्चुअली 50,000 होना चाहिए, बट आप जबरदस्ती परचेज में 80,000 ज्यादा कर दिए। आपका परचेज अमाउंट में 80,000 ज्यादा हो गया। अब ज्यादा होने से क्या हो जाता है ना, प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा दिखाने से प्रॉफिट क्या हो जाएगा, ज्यादा एक्सपेंस दिखाने कम हो से जाएगा। प्रॉफिट कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। है ना? मतलब कॉन्सेप्ट इज वेरी सिंपल। ये कॉन्सेप्ट को ना ज्यादा मतलब ऐसा ना सोचो कि क्या चल रहा है, इतना सारा प्रोविजन कैसे याद करें, ये सब याद करने का चीज है ही नहीं। आप याद करोगे तो भूल जाओगे, तो फिर समझना है, मतलब इसको समझना है। आप अगर अंडरस्टैंडिंग के साथ चलते हो तो आप पॉइंट याद रख पाओगे, और आपको सेक्शन भी याद रहेगा, प्रोविजन भी याद रहेगा। तो और आगे जाके जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना, तो आप लोगों के मन में ये जो भी थोड़ा बहुत डाउट है वो भी क्लैरिटी आ जाएगा। लेकिन अभी मैं बस क्या कर रहा हूँ, प्रोविजन बता रहा हूँ। बिकॉज जब तक आप प्रोविजन का क्लैरिटी आपके मन में नहीं होगा ना, तब तक आप क्वेश्चन करने के टाइम पे भी ना अंधाधुन चलोगे, मतलब आपको समझ भी नहीं आएगा क्यों ऐड कर रहे हैं और क्यों लेस कर रहे हैं। मैं शायद करके निकल जाऊं, किताब फॉलो करोगे अपने अपने इंस्टीट्यूट का, उसमें भी आप देखोगे कि सब एडलेस हुआ है। याद करने का कोशिश करोगे लेकिन सब एकदम मतलब वो नील बट्टा सन्नाटा हो जाएगा। नील बट्टा सन्नाटा समझते हो ना, मतलब सब एकदम बत्ती गुल टाइप का। तो इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ कि क्यों ऐड करना है, क्यों लेस करना है, इसके पीछे लॉजिक है। तो यहाँ पर भी लॉजिक एकदम साफ साफ दिख रहा है कि भाई पीएल अगर कुछ गड़बड़ है तो उसमें क्या क्या आइटम ऐड करेंगे। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्लियर कट बता रहा है, अब वो एक्सपेंस को जिसको आपने डेबिट कर दिया, कहां पर, पीएल में, वो एक्सपेंसेस जिसको आपने पीएल में डेबिट कर दिया, ठीक है, बट नॉट अलाउड, बट इनकम टैक्स वाले आपको उसको अलाउ नहीं करता है। आप ऐसे बोल सकते हो डिसअलाउड, डिसअलाउड एक्सपेंसेस ऐसे बोल सकते हो, डिसअलाउड एक्सपेंसेस जो आप पीएल में माइनस नहीं कर सकते या पीएल में डेबिट नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसी का लिस्ट अभी थोड़ा बहुत चर्चा कर रहे हैं। ठीक है, ये लास्ट वीक यूट्यूब प्रीमियर में भी यही टॉपिक में बात हुआ था। अच्छा और भी है, चलो देखते हैं, थोड़ा सा बात कर लिया जाए। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट और पेमेंट टू ए पर्सन एक्सीडिंग 10,000, किसी को पेमेंट करते हो कितने का, 10,000 से ज्यादा, ठीक है, इन ए सिंगल डे, एक दिन में, इज मेड, किससे मतलब पेमेंट करते हो, कौन करता है, सर बिजनेस कर रहा है। ठीक है, ये सभी कुछ बातें बिजनेस रिलेटेड है, तो अपने आप को इंडिविजुअल की तरह नहीं बिजनेसमैन की तरह सोचो, तो आपको समझ में और ज्यादा अच्छा लगेगा। एनी एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन रेस्पेक्ट ऑफ विच पेमेंट और एग्रीगेट ऑफ पेमेंट to a person exceeding 10,000 in a single day is made otherwise than by way of account pay check, bank draft, use of ECS, मतलब ECS मतलब ये आपका इलेक्ट्रॉनिक जो फंड ट्रांसफर होता है ना, ECS के थ्रू से, चेक के थ्रू से होता है, थ्रू बैंक अकाउंट और थ्रू सच अदर प्रिस्क्राइब्ड इलेक्ट्रॉनिक मोड, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, या फिर यूपीआई ट्रांसफर, आरटीजीएस, एनईएफटी, मतलब रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, एनईएफटी क्या बोलते हैं, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ठीक है, इमीडिएट पेमेंट सिस्टम, भीम ऐप, आधार पे, बहुत सारे आजकल निकल गया सर, मतलब ऑनलाइन डिजिटल ट्रांजैक्शंस में ढेर सारे वे निकल गया, जिसके थ्रू से आप बैंक के थ्रू से हो या फिर इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम जो चेक के थ्रू से हो, बहुत सारे सिस्टम निकल गया। ठीक है, ईसीएस मैंडेट होता है आजकल, बड़ा फेमस है ईसीएस मैंडेट। तो कहने का मतलब ये है कि आप किसी को कुछ भी पेमेंट करो, अगर ये सब डिजिटल मेथड को छोड़ के बेसिकली कैश में पेमेंट करोगे, 10,000 से ज्यादा करोगे, तो वो खर्चा माइनस करने का मौका नहीं देगा। बात क्लियर है? मतलब मैक्स टू मैक्स 10,000 कैश एक्सपेंस को डिडक्ट मतलब बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे दिखा सकते हो, पेमेंट किसी को कर रहे हो। लेकिन अगर आप 10,000 से ज्यादा पेमेंट किसी को करते हो, और अगर आप डिजिटल थ्रू से मतलब ऑनलाइन ट्रांसफर, डिजिटल ट्रांसफर छोड़ के नॉर्मल कैश ट्रांसफर कर रहे हो, और वो आप बिजनेस में अपने एक्सपेंस के तौर पे दिखा रहे हो ना, पेमेंट के तौर पे, तो वो अलाउड नहीं है। बात क्लियर है कि नहीं, बताना सर, क्लियर है तो आगे बढ़ूंगा। बोल स्नेश। सर তার মানে স্যার যদি ডিজিটাল
ডিজিটাল মার্কেটের থ্রু দিয়ে যদি আমি পেমেন্ট করি তাহলে তো দেখে সবকিছু তো ডকুমেন্টস থাকছে কত টাকা যাচ্ছে না तो तब तुम दिखा सकते हो, तब तो तुम्हें कोई मना नहीं करता। এখানে तब কোনো কিছু বলে না যে तब ক্যাশ तुम করলে तब तुम 10,000 क्यों, तुम 10 करोड़ भी ट्रांसफर करोगे तो भी तुम एक्सपेंस के तौर पे शो कर सकते हो, कोई नहीं रोकेगा आपको। আর ক্যাশে করলে 10,000 বেশি দেখাতে পারবো না। यस, तुम अगर कैश में करोगे तो 10,000 से ज्यादा अलाउड नहीं करेगा। समझ में आ गया? সবাই বুঝতে পারছে? হ্যালো? Yes, sir. एक सेकेंड, ओके। और क्या है सर? और भी है, आगे बढ़ते हैं। सर्टेन सम्स पेबल बाय द एसएससी व्हिच हैव नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब कुछ पैसा आपने पे कर दिया पर जो पैसा इस प्रीवियस ईयर का नहीं है। सपोज अभी कौन सा प्रीवियस ईयर आप लोग एग्जाम में बैठोगे, जो एग्जाम मतलब प्रीवियस ईयर आ रहा है, मतलब आप लोग अगर जून में बैठते हो एग्जाम में 2021, आई पागल हो गया 21 22 सर। मई जून जब चलेगा, मई जून के एग्जाम में अगर जो बैठते हैं 21 22 उस टाइम पे आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा 21 22 और असेसमेंट असेसमेंट 22 23 22 23। ओके, जिस टाइम पे आप लोग एग्जाम में बैठोगे। करेंटली अगर देखा जाए, करंट असेसमेंट ईयर इज 21 22 एंड प्रीवियस ईयर इज 2021। दिस इज करेंटली चल रहा है ना, मतलब जो अभी चल रहा है। लेकिन जिस टाइम पे आप लोग एग्जाम के लिए जाओगे उस टाइम पे सब 22 23 और 21 22 के हिसाब से होगा। नाउ क्वेश्चन इज दैट सर्टेन सम्स पेबल, अच्छा ये प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर ये सभी डिस्कशन हम लोग ऐसे थोड़ी ना है कि हम लोग बेसिक्स में बात नहीं किए। इनकम टैक्स का जो बेसिक लेक्चर्स है उसमें सारा का सारा पॉइंट में डिस्कस किया गया है। असेसमेंट ईयर क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्या होता है, न्यू बिजनेस में असेसमेंट ईयर क्या होता है, मतलब जो हाल ही में आज अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है तो उसका असेसमेंट ईयर क्या होगा, उसका प्रीवियस ईयर क्या होगा। तो अगर बाई चांस किसी का ये बेसिक लेक्चर्स मिस है मेरे को बोलिएगा सर, मैं आपको फिर से शेयर कर लूंगा। Certain sums payable by the SSC which have not been paid during the relevant previous year, ठीक है, in which the liability was incurred on or before the due date for the filing of return under section 139 subsection 1। ये रिटर्न फाइलिंग का सेक्शन है, जब हम लोग रिटर्न फाइलिंग में जाएंगे इसके डिटेल्स में बात करेंगे, बट यहाँ पर बस सेक्शन को यहाँ पर मेंशन किया जाता है, ठीक है। तो सर्टेन सम्स पेबल बाय द एसएससी व्हिच हैव नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर इन व्हिच द लायबिलिटी वाज इनकर्ड, मतलब ये जब का खर्चा था, जब का लायबिलिटी था, जिस टाइम का, उस टाइम पे अगर नहीं हुआ, ठीक है, ऑन और बिफोर द ड्यू डेट और फाइलिंग ऑफ रिटर्न इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर, वो एक्सपेंस भी अगर आप अभी दिखाते हो, ठीक है, तो वो भी डिसअलाउड। अब बात समझ रहे हो? जब हम लोग 43B पढ़ेंगे ना थोड़ा और डिटेल्स बात करेंगे इसमें, ठीक है। बस सिंपल इतना समझ के रखो, अगर जिस प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस है उस प्रीवियस ईयर का खर्चा है, मतलब वो लायबिलिटी किसी प्रीवियस ईयर का है, ठीक है। सर्टेन सम्स पेबल बाय द एसएससी व्हिच हैव नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट प्रीवियस ईयर, मतलब से फॉर एग्जांपल करंट प्रीवियस ईयर चल रहा है 21 22, बट वो कोई जो लायबिलिटी है वो मे बी 19 20 का लायबिलिटी है, ठीक है, मे बी 19 20 की लायबिलिटी व्हिच हैव नॉट बीन पेड ड्यूरिंग द रेलेवेंट 19 20 इन व्हिच द लायबिलिटी वाज इनकर्ड। तो लायबिलिटी हुआ था कब? 19 20 में। तो और उसका जो ड्यू डेट था उसके अंदर भी पेमेंट नहीं होगा ऑन और बिफोर द ड्यू डेट फॉर फाइलिंग रिटर्न, ठीक है, मतलब रिटर्न फाइलिंग जो कंपनी को करना पड़ता है 139 सबसेक्शन 1 के हिसाब से, उससे पहले भी नहीं कर पाया इन रिस्पेक्ट ऑफ दैट प्रीवियस ईयर। तो ये एक्सपेंस भी आप करंट ईयर में मतलब एक्सपेंस के तौर पे नहीं दिखा सकते, बिकॉज ये जो एक्सपेंस आप शो कर रहे हो ना, चाहे 10,000 हो चाहे 1 लाख हो, ये किसी प्रीवियस ईयर का लायबिलिटी है। तो प्रीवियस ईयर का लायबिलिटी यहाँ क्या कर रहा है, ठीक है, तो इसलिए आपको ये माइनस करने का मौका, मतलब डेबिट करने का मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। अगर आप बाई चांस करते हो प्रीवियस ईयर का एक्सपेंस को अभी के एक्सपेंस के तौर पे, तो वो डिसअलाउड कर देगा, ठीक है। तो इस तरह का पॉइंट यहाँ पर देखना, बाकी मैं चर्चा करूंगा इसका बाद में, जब 43B बात करूंगा ना, बीपी का ही सेक्शन है, वहां पर और डिटेल्स में बात होंगे, डोंट वरी, ठीक है। क्योंकि मैं अभी आपको बस इंट्रोडक्शन वे में प्रोफॉर्मा समझा रहा हूँ, तो अगर मैं हर एक सेक्शन का एग्जाम्पल कराने बैठ जाऊँ ना, आप पागल हो जाओगे, मैं भी पागल हो जाऊंगा। इसलिए मैं थोड़ा सा भी आपको कनेक्शन बिल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, जस्ट कनेक्ट कर रहा हूँ आप लोगों को, फिर धीरे धीरे ये सभी चीजों के ऊपर क्वेश्चन करूंगा, तब आप लोगों के मन में जो भी थोड़ा बहुत डाउट रहे अभी रह जा रहा है उसका डाउट क्लियर करेंगे। अच्छा, पर्सनल एक्सपेंस, लास्ट दिन के क्वेश्चन में जो मैंने लास्ट वीक के क्लास में कराया था, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम जैसे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन के अंदर एक प्रोविजन था कि बंदा लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है और उसको बिजनेस एक्सपेंस के हिसाब से शो कर रहा है, याद है आप लोगों को? ये देखो
LIP, लाइफ Yes, sir. इंश्योरेंस पेमेंट कर रहा है और उसको बिजनेस इनकम की, बिजनेस के एक्सपेंस के तौर पे दिखा रहा है, क्या ये चलेगा सर? No, sir. नॉट जस्ट लाइफ नहीं। इंश्योरेंस प्रीमियम, एनी काइंड ऑफ लाइफ, मतलब एनी काइंड ऑफ पर्सनल एक्सपेंसेस। आपका व्यक्तिगत खर्चा, आपका बिजनेस का खर्चा कैसे हो सकता है? आप अपने फैमिली के साथ मूवीज देखने जाओगे, वो भी आप बिजनेस में खर्चा दिखाओगे? ऑब्वियसली नहीं चलेगा ना। तो एज पर सेक्शन 37 इसको डिसअलाउड करता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसके बारे में भी बात मैंने किया था। कैपिटल एक्सपेंडिचर, वहां पर कैपिटल गेन था, ठीक है, कोई बात नहीं, एक ही तरह का मैटर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब सपोज कुछ ऐसा बात है, मानो कि आप अपने बिजनेस में कोई बड़ा प्लांट लगा रहे हो, ठीक है, या कोई मशीनरी इंस्टॉल कर रहे हो न्यू, ठीक है, प्लांट या मशीनरी इंस्टॉल तो करना पड़ेगा बड़े बड़े मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज में, ठीक है, प्लांट मशीनरी या फिर कोई कंप्यूटर, ठीक है, बड़े लेवल पे। जस्ट टेल मी, जो आपके बिजनेस में बेसिकली एसेट है, आप बात समझते हो ना, एसेट और गुड्स का फर्क समझिएगा, ठीक है। गुड्स वो होता है जिस चीज का आप बिजनेस करते हो, अगर मैं थोड़ा सा स्लैंग यूज करूं, मतलब ऐसे बोलते हैं ना धंधा, जिस चीज का हम धंधा करते हैं, ओनली फॉर योर रिमेम्बरिंग पर्पस, हाँ, जिस चीज का हम धंधा करते हैं उसको हम गुड्स कहते हैं, और जो मेरे धंधा को बढ़ाने के लिए फ्यूचर में हेल्प करता रहता है, दैट इज माई एसेट, है ना। तो एसेट अगर बेचोगे, अगर एसेट परचेस करोगे, बेचना बाद में करेंगे, एसेट जब तुम परचेस करते हो तो वो तुम्हारे लिए क्या खर्चा है? दैट इज योर कैपिटल एक्सपेंडिचर, Capital. है ना। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर इज योर बिजनेस एक्सपेंस। यस, आई एग्री विथ यू कि कैपिटल एक्सपेंडिचर आप, हम तो बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं, जज्बाती मत हो जाइए, ये बात तो सही है कि हम जो बिजनेस के लिए कैपिटल एक्सपेंस करते हैं, प्लांट में खर्चा करते हैं, मशीनरी पे खर्चा करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, जो भी करते हैं, सब तो बिजनेस के लिए ही कर रहे हैं, नो इशू इज दैट विद दैट। बट कैपिटल एक्सपेंडिचर को अगर आप पूरा का पूरा खर्चा, सपोज आपने बिल्डिंग बनाया, उसमें 1 करोड़ का खर्चा हुआ, और आपने बिजनेस कुछ अभी तक किया ही नहीं, 1 करोड़ का बिल्डिंग बनाया, और आप 1 करोड़ का बिल्डिंग का खर्चा यहाँ पर कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 करोड़ शो करते जा रहे हैं, तो बंदा टैक्स कभी दे पाएगा? क्या लगता है? क्योंकि सब खर्चा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर ही उठा के लेके जाएगा। हाँ सर, बात समझ में आ रहा है कि नहीं? कैपिटल एक्सपेंस को आप इस तरह से माइनस नहीं कर सकते, वो देखना पड़ेगा किस तरह का एक्सपेंसेस है, इसीलिए तो डिप्रिसिएशन देते हैं आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं देते, लेकिन डिप्रिसिएशन तो देता है ना आपको, तो आप डिप्रिसिएशन यूज कर सकते हो, एकदम मैंडेटरी, आप डिप्रिसिएशन जरूर यूज करें। आज सिखाऊंगा मैं आप लोगों को डिप्रिसिएशन कैलकुलेशन। এই জায়গাটা আরেকবার একটু বলবেন, এখানটা কেটে কেটে গেল। এই জায়গাটা ক্যাপিটাল এক্সপেন্ডিচারটা, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। कैपिटल एक्सपेंडिचर मानी, कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब ये होता है कि जब मैं अपने बिजनेस में किसी भी तरह का कैपिटल एक्सपेंस करूं। बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंस कैसा हो सकता है नवनील जी? मान लो बिजनेस में कैपिटल एक्सपेंस ऐसा हो सकता है, जैसे माने कि आप कोई मशीन यूज कर रहे हैं बिजनेस में, कोई प्लांट यूज कर रहे हैं, ठीक है, प्लांट मशीनरी, ठीक है, फर्नीचर, जिस चीज का हम बिजनेस नहीं करते, जिस चीज का हम बिजनेस नहीं करते, बट दैट इज एसेट फॉर माई बिजनेस, है ना। Now question is that whatever machine we purchase, whatever plant machinery we install, whatever furniture we install in our business, that is by business expense। अगर आप एक तरह से देखो तो, है ना, अगर आप बिजनेस में मशीन लगाते हो, प्लांट लगाते हो, फर्नीचर इंस्टॉल करते हो, बिजनेस के लिए कर रहे हो, तो क्या इसको बिजनेस एक्सपेंस बोलना गलत होगा? नहीं। लेकिन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपको क्या कहता है कि आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को पीएल में डेबिट नहीं कर सकते, मतलब पीएल में इसको एज एन एक्सपेंस नहीं दिखा सकते। क्यों? बिकॉज वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, एक मशीन, एक प्लांट, एक फर्नीचर्स, ये बहुत ही हाई अमाउंट का होता है, और ऐसा नहीं कि इसको आप आज खरीद के लाते हो और कल बेच देते हो, उसका यूज अभी लॉन्ग टर्म के लिए चलेगा ना। एक मशीन एक बिजनेस में आता है। हाँ बोल। পিএলএস এর ডেবিট আমি এগুলো ডেপ্রিসিয়েশন গুলো দেখাতে পারবো না তো? यस, डिप्रिसिएशन क्यों नहीं दिखाएंगे? डिप्रिसिएशन दिखाएंगे ना। ডেপ্রিসিয়েশন দেখাবো তো। हाँ ऑब्वियसली, डिप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स। জিনিসটা মূল্যটা দেখাতে পারবো কি ডিপ্রিসিয়েশনটা দেখাতে পারবো? हाँ हाँ हाँ, জিনিসটা সঠিক মূল্যটা দিতে পারবো না, কিন্তু ডিপ্রিসিয়েশনটা দেখাতে পারবো। ऑब्वियसली, क्योंकि इसका बड़ा सिंपल रीजन है, बिकॉज एक कैपिटल एक्सपेंडिचर बिजनेस में बहुत ही हाई वैल्यू होता है, और जिसका यूज तुम ऐसे नहीं किया, देखो तुम एक मशीन परचेस किया जिसका कम से कम 10 to 15 ईयर्स तुम्हारा ये मशीन चलेगा, है ना।
इसका वैल्यू तुम रातों रात थोड़ी ना खत्म कर दोगे, कम से कम 10 साल 15 साल तुम्हारा ये वैल्यू रहेगा, तभी ना तुम इस मशीन को खत्म करोगे। तो ऐसा नहीं कि तुमने 1 करोड़ का मशीन परचेज किया और 1 करोड़ का मशीन का परचेज तुम पीएल में डेबिट कर देगे। हाँ रे, ব্যাপারটা বোঝা যাচ্ছে নবনীল বাবু? হ্যাঁ 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 ঠিক আছে। তো বেসিক্যালি আমরা মেশিনের মানে মেশিন বা কোনো রকম ক্যাপিটাল এক্সপেন্স যদি করি, তাহলে সেটার পুরো টাকাটাকে আমরা খরচা হিসেবে দেখাই না, বরং তার ডেপ্রিসিয়েশনটাকে ইনকাম टैक्स আমাদেরকে अलाउ করে। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो डिसअलाउड हो जाएगा एज पर सेक्शन 37। ठीक है, डोंट वरी, आगे आगे क्वेश्चन करेंगे ना और क्लैरिटी हो जाएगा। ओके, और क्या? अच्छा देखो, सेक्शन 30 सेक्शन 31 ऑफ बीपी एक अनदर पॉइंट में बात करता है। सेक्शन 30 31 क्या बात करता है, इसका फिर से चर्चा करूंगा जब 30 31 बताऊंगा, बट यहाँ पर भी एक बार देख लो प्रोफॉर्मा में। रिपेयर्स ऑफ कैपिटल नेचर, कई बार ऐसे होते हैं ना, बिल्डिंग में कोई छोटा मोटा कुछ होता है, मशीनरी में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, ठीक है, प्लांट में कोई छोटा मोटा प्रॉब्लम होता है, छोटा मोटा प्रॉब्लम मतलब स्मॉल रिपेयर्स, ठीक है, विच इज नॉट अ कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर का। वेरी गुड, अगर अकाउंटेंसी में आप लोग पढ़े होंगे बचपन में भी, ठीक है, या अभी भी पढ़ते हो, रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस है तो दैट इज योर अलाउड एक्सपेंसेस। बट अगर नेचर कैपिटल नेचर का हो जाए ना, अब ये कैसे पता चलेगा कि ये रेवेन्यू नेचर का है कि कैपिटल नेचर का है? इसके लिए जो इसका कैपेसिटी बढ़ा दे। हाँ, मशीनरी वेरी गुड सर, अगर एसेट का कैपेसिटी बढ़ जाता है, खर्चा ज्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट हियर, एसेट का कैपेसिटी इंक्रीज हो रहा है कि नहीं ये इंपॉर्टेंट है। जैसे एक सिंपल बात करते हैं, आपके पास एक कंप्यूटर है, आप बात को समझिएगा, एक लैपटॉप है, ठीक है, लैपटॉप में आप पहले 4 GB रैम यूज करते थे, अभी आप उस पर 8 GB रैम यूज करते हो। प्लीज टेल मी, फ्रॉम लैपटॉप पॉइंट ऑफ व्यू, दिस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर? कैपिटल एक्सपेंडिचर। दैट इज द पॉइंट सर। अब एक रैम का कितना दाम होगा? एक बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक रैम 4000 5000 का रैम आता है ना, 2-3 हजार का भी आ जाता है, तो एक रैम 4000 का ही खर्चा है, नॉट मच। कोई बोलेगा इतना कम खर्चा रेवेन्यू में जाना चाहिए, अलाउड है? नहीं, ऐसा बात नहीं है। यू ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस, कॉन्टेक्स्ट में सोचो, कॉन्टेक्स्ट में सोचो कि कैपिटल नेचर का मतलब क्या है। आप लोगों को मैं एक चीज जरूर बोल सकता हूं, अगर आप लोग अकाउंटेंसी में कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कॉन्सेप्ट भूल गए हो बाय चांस, मेरे को प्लीज बताना। मेरे पास अकाउंट्स बेसिक्स का जैसे फाउंडेशन लेवल में जो क्लासेस लेता हूँ, ठीक है, वहां पर ये ना पढ़ा जाता है सर, ठीक है, इवन सीए में इंटरमीडिएट लेवल में भी बेसिक्स ऑफ अकाउंट, सीएस एग्जीक्यूटिव लेवल में ग्रुप 2 में भी बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स का एरिया होता है, ठीक है, तो इसका कैपिटल रेवेन्यू का क्लासेस है मेरे पास, तो मैं आप लोगों को शेयर करूंगा, आप चाहो तो कुछ क्वेश्चंस वगैरह वहां पर डिस्कस किया गया है, आप चाहो तो देख सकते हो, उसमें आपका आइडिया और क्लैरिटी हो जाएगा कि कैपिटल नेचर क्या होता है, रेवेन्यू नेचर क्या होता है, ठीक है। तो मैं बस आपको इतना बोल सकता हूँ कि जिसमें आपका खर्चा करने के बाद किसी पर्टिकुलर एसेट पे, जैसे कि शिवम ने एकदम बढ़िया बोला कि सर उसका कैपेसिटी बिल्ड हो जाता है, ठीक है, उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है। तो अगर किसी प्रोडक्ट मतलब एसेट पे आप खर्चा कर रहे हो और उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो जाता है, तो वो कैपिटल नेचर का खर्चा हो जाएगा, और कैपिटल नेचर का खर्चा मतलब वो फिर से कैपिटल एक्सपेंडिचर माना जाएगा, और वो खर्चा आप बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे नहीं दिखा सकते, वो एक्चुअली आपके एसेट का डिप्रिसिएशन के थ्रू से ही आप माइनस कर सकते हो। फिर से पूछ रहा हूं, समझ में कुछ आ रहा है? यस सर। यस सर। अच्छा, नाउ देयर इज अनदर पॉइंट सर, इसके बारे में चर्चा डिटेल्स में तो 35D 35DDA के अंदर होगा, बट फिर भी एक बार यहाँ पर पॉइंट क्या बोला है एक बार बताते हैं आपको। एमोर्टाइजेशन ऑफ प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम अंडर सेक्शन 35DDA, 4/5 of such expenditure to be added back। सर इतना समझ लो करेंटली, क्योंकि मैं इसका डिटेल्स 35D में ही चर्चा करूंगा, ठीक है, 35D 35DDA वो पूरा एक अलग चर्चा होगा, तो इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, बस इतना आपको आइडिया दे सकता हूं, ये जो एमोर्टाइजेशन होता है ना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, मतलब प्री बिजनेस एक्सपेंस भी होता है। जैसे मानो कि आपने
घर खरीदना है आपको, ठीक है, तो उसके लिए आप रेगुलर ट्रैवलिंग करते हो जो बिजनेस पर्पस में करते हो, ठीक है, एक अच्छा जगह देख रहे हो, उस जगह के लिए कोई ब्रोकर को रखे हो, ब्रोकर को आप रेगुलर बेसिस में कुछ ना कुछ पेमेंट देते हो और वो आपके लिए एक अच्छा जगह ढूंढ के देता है, ठीक है, जहाँ पर आप अपना प्लांट बनाओगे, अपना शॉप बनाओगे, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आप कुछ साइंटिफिक रिसर्च करते हो बिजनेस के लिए कि भाई मेरा प्री एक्सपेंडिचर है, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर, जो बिजनेस अभी स्टार्ट नहीं हुआ है उससे पहले ही कुछ खर्चा हो गया मेरा। अब डिपेंड करते हैं, बड़े बड़े बिजनेस के केस में तो ये खर्चा 10-15 करोड़ का भी हो जाता है डिपेंडिंग ऑन दी मतलब बिजनेस। जैसे मेरे को एक रिसर्च पढ़ रहे थे पेपर, वहां पर एक था KFC का एक डिस्कशन देख रहे थे। KFC इंडिया में अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले 10 to 15 करोड़ सिर्फ खर्चा किया था कि KFC का बिजनेस इंडिया में चलेगा कि नहीं, मतलब जो भी प्रोडक्ट है उसका, जो भी आइटम वो सेल करता है, तो वो उसको सेल करने के लिए वो जगह जगह में थोड़ा सा ऐसे ही मतलब क्या बोलते हैं उसको, मतलब छतरी लगा के उसका आइटम सेल कर रहा था, ठीक है, डिफरेंट एरिया ऑफ इंडिया में। तो उसमें थ्रू से उसका वो बिजनेस नहीं था, वो कभी उससे पहले कोई रेस्टोरेंट नहीं बनाया था इंडिया में, लेकिन वो जस्ट फॉर मतलब हाँ बोल सैंपल टाइप का, हाँ बोल সার্ভে করছিল এরকম প্রত্যেক हाँ জায়গায় हाँ জায়গায়। हाँ एग्जैक्टली, सर्वे एक्सपेंसेस, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस होता है बिजनेस में। तो वो एक्सपेंस को आप एमोटाइज कैसे कर सकते हो, क्योंकि वो बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ आपका, ठीक है, बिजनेस स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन ये प्रिलिमिनरी है, तो ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंस का क्या करेंगे, ठीक है, या फिर कब फोर्थ फिफ्थ कर चार्ज कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, इसका एक अलग डिस्कशन होगा जिसके लिए आपको 35D के लिए वेट करना होगा, बिकॉज ये पूरा डिफरेंट डिस्कशन है 35D का। वेट सर, हाँ मतलब अभी नहीं कर सकते, अभी करेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, बस एक आइडिया लेते हुए चल रहे हैं। अच्छा, फाइन और पेनल्टी, ध्यान से सुनिए सर बात फिर से, फाइन और पेनल्टी पेड फॉर इंफ्रिंजमेंट ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ, लॉ को तोड़ने से जो फाइन लगता है ना वो तो आपका खर्चा है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। भाई आप कोई लॉ तोड़ते हो, टाइम पे GST पे करना था आपने किया नहीं, इनकम टैक्स पेमेंट करने में आपने देरी किया, उसके लिए इनकम टैक्स वाले आपसे फाइन चार्ज कर रहा है, GST वालों ने आपसे फाइन चार्ज कर रहा है, या फिर एनी काइंड ऑफ बिजनेस लॉ तोड़ने के कारण आपको इंफ्रिंजमेंट ऑफ ब्रिज देना पड़ रहा है, तो वो भी आपका बिजनेस के लिए खर्चा है, यस और नो? यस सर। एक कंपनी सेक्रेटरीज को बिजनेस के अंदर इसलिए और भी रखा जाता है कि ताकि CS बिजनेस का ये सब उल्टा सीधा जो खर्चा होता है ना, बड़े बड़े बिजनेस में जिनका 100 1000 करोड़ का टर्नओवर होता है उनको ना लग जाता है चूना, ठीक है, थोड़ा बहुत मिसमैनेजमेंट के कारण, लैक ऑफ प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर कंप्लाइंस ना होना, ठीक है, तभी वो कंपनी सेक्रेटरीज को अपने बिजनेस के अंदर मेंटेन करने के लिए बोलते हैं कि भाई आप लोग देखो, ठीक है, कि ताकि मतलब फालतू में पेनल्टी ना लग जाए, ठीक है। तो फाइन और पेनल्टी पेड फॉर इंफ्रिंजमेंट और ब्रीच ऑफ लॉ, ठीक है, ये नॉर्मली आपका डिसअलाउड है, ठीक है, डिसअलाउड एक्सपेंसेस है, मतलब आप गलती करोगे फिर उस गलती के लिए आप पेमेंट करोगे और फिर से उसका आप इनकम टैक्स में उसको खर्चा दिखाओगे बिजनेस में, ऐसा नहीं होगा। हाउएवर पेनल्टी इन द नेचर ऑफ डैमेजेस फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनिए सर, हाउएवर पेनल्टी इन नेचर ऑफ डैमेजेस फॉर डिले इन कंप्लीशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब क्या बात करें सर, मतलब मानो कि किसी से कोई कॉन्ट्रैक्ट आपने लिया था तो वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होने में देरी हो रहा है, तो कॉन्ट्रैक्ट ये आप लोग कॉस्टिंग पढ़ोगे ना, ठीक है, जो लोग कॉस्टिंग का डिटेल्स पढ़ोगे, जैसे कि नॉर्मली चार्टर्ड को भी पढ़ना पड़ता है, CMA को तो करना ही पड़ता है, ठीक है, और CS को भी कॉस्टिंग का एरिया है, उसमें अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट CS को है, आई डोंट नो अभी मुझे याद नहीं आ रहा है कि CS को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट करना होता है कि नहीं होता, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का एरिया है CS में भी, तो कॉस्टिंग के अंदर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एरिया है सर, ठीक है, जो लोग कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़े हो, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, सॉरी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, तो कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग के अंदर ना इस तरह का प्रोविजन रहते हैं कि भाई अगर तुम देरी करते हो तो पेनल्टी लग जाएगा, तो अगर ये कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टी है वो बिजनेस डीलिंग्स के अंदर है, तो कॉन्ट्रैक्चुअल पेनल्टी में अगर आपका कुछ एक्सपेंस होता है तो वो अलाउड करता है, ठीक है, जो कंपेंसेटरी इन नेचर होता है वो अलाउड होता है, बट नॉर्मली आप कोई लॉ तोड़ने के कारण, जैसे कि GST टाइम पे नहीं दिया, टैक्स टाइम पे, इनकम टैक्स का टाइम निकल गया, पेनल्टी देना पड़ रहा है आपको, कॉर्पोरेट टैक्स नहीं दिया, TDS टाइम पे नहीं काटा, ठीक है, डेट के अंदर करना चाहिए ना, ड्यू डेट निकल गया, ठीक है, तो आपको पेनल्टी देना पड़ रहा है, ये पेनल्टी डिसअलाउड पेनल्टी है, समझ में आ रहा है सर? हेलो, यस सर। ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू इनकम, GST 3B যে পেনাল্টিটা ওটা তাহলে ডিসঅ্যালাউড। বলুন। হ্যাঁ, GST লেট ফি যেটা লাগে ওটা তাহলে হ্যাঁ 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 ডিসঅ্যালাউড।
यस यस, मतलब एनी काइंड ऑफ ब्रीच ऑफ लॉ तोड़ने के कारण वट एवर पेनल्टी यू पेड, यू कांट डेबिट दैट दोज आइटम्स इन पीएल। मतलब बिजनेस के पीएल में लॉ तोड़ने के कारण जो भी खर्चा आप पेमेंट करते हो वो आपको बिजनेस एक्सपेंस के तौर पे नहीं दिखेगा। दैट इज व्हाई दिस इज डिसअलाउड। ओके, अच्छा और क्या बताता है सर? ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड। जैसे कि आपको पता है ये लास्ट क्वेश्चन में ऐसा बहुत सारा था कि आपने म्यूनिसिपल टैक्स पे किया, ये तो हाउस प्रॉपर्टी हेड का है ना। म्यूनिसिपल टैक्सेस हाउस प्रॉपर्टी के हेड में जाता है। म्यूनिसिपल टैक्स के साथ बिजनेस का कोई कनेक्शन नहीं है, वो उसके लिए अलग से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हाउस प्रॉपर्टी बना के रखा आपका। तो ऑल एक्सपेंस रिलेटेड टू इनकम विच इज नॉट टैक्सेबल अंडर दिस हेड, जैसे कि म्यूनिसिपल टैक्स ऑफ हाउस प्रॉपर्टी, जो हाउस प्रॉपर्टी हेड का बात है इन रेस्पेक्ट ऑफ स्पेशली रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तो रेसिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। वो यहाँ पर बिजनेस में क्या कर रहा है, इसका कोई जगह नहीं है यहाँ पर। एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर, एनी सम पेड बाय द एसएससी एज एन एम्प्लॉयर बाय वे ऑफ कंट्रीब्यूशन टू पेंशन स्कीम अंडर सेक्शन 80CCD। ये 80CCD क्या है? ये 80C से 80U का पूरा एरिया है डिडक्शन का, तब चर्चा करेंगे इसमें। जिसमें अगर एक्सीडिंग 10% ऑफ द सैलरी ऑफ द एम्प्लॉय तो वो एक्सपेंस भी आपको अलाउड नहीं करता है, ठीक है। डोंट वरी, इसका चर्चा मैं जब मतलब कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा तभी आपको बोलूंगा कि किस तरह से ये पेंशन स्कीम का यूज करना है, ठीक है। तो ये सब क्या था, ये जो पूरा डिस्कशन था, ये पूरा डिस्कशन था कि आप ऐसा ऐसा एक्सपेंसेस जो आप डेबिट कर देते हो बिजनेस में, ठीक है। एक्सपेंस डेबिटेड, मैं बार बार फिर से बोल रहा हूँ, एक्सपेंस डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट अलाउेबल। इसको क्या कर देना है, वापस पीएल में क्या कर देंगे? अरे एड बैक कर देंगे, ओके। वापस पीएल में ऐड कर देंगे, बिकॉज ये पीएल में हम माइनस नहीं कर सकते। इस मतलब ये सब एक्सपेंस को पुट करके पीएल को लेस नहीं कर सकते, मतलब नेट प्रॉफिट को कम नहीं दिखा सकते। तो इसीलिए ये सब मतलब एक्सपेंस को वापस ऐड बैक कर देना है, जिसमें आपका प्रॉफिट फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जो कौन चाहते हैं, इनकम टैक्स वाले चाहते हैं। लेकिन नॉट जस्ट ऐड, लेस का भी कुछ एरिया है ना सर? यस, चलो देख लेते हैं उसका भी एक बार फटाफट। अच्छा, अब जिस पॉइंट में बात करने जा रहे हैं ये लेस का एरिया है। इसमें क्या चीज आप लेस कर सकते हैं जो एज पर इनकम टैक्स है? सर क्या कहते हैं कि बोलते हैं एक्सपेंडिचर अलाउड, ध्यान से सुनिएगा, एक्सपेंडिचर अलाउड एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। एक्सपेंडिचर अलाउबल एज डिडक्शन बट नॉट डेबिटेड टू स्टेटमेंट ऑफ पीएल। मतलब आपको पीएल में डेबिट करना चाहिए था बट आपने किया नहीं। ऐसा भी गलती कर देते हैं ड्यू टू अननोइंगली, आपको पता नहीं है, आप गलती से कर देते हो, ठीक है, गलती से मिस्टेक, ठीक है। मतलब आपको ये अलाउ है, आप ये एक्सपेंस दिखा सकते हो बट आपने किया नहीं। ये एक्सपेंस आप दिखा सकते हो बट आपने किया नहीं, ठीक है। तो क्या क्या ऐसा एक्सपेंसेस है जो आप दिखा सकते हो, पीएल में डेबिट कर सकते हो बट आपने किया नहीं? चलो एक बार वो भी देख लेते हैं। डेप्रिसिएशन एज पर रूल 5 ऑफ इनकम टैक्स, जो मैं बोला ना आज आपको इसके ऊपर बात करेंगे, अभी आते हैं सर। डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड एज पर रूल 5। देखो अकाउंट्स का डेप्रिसिएशन अलाउड नहीं है, लेकिन इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन अलाउड है। डेप्रिसिएशन कंप्यूटेड एज पर रूल 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट या इनकम टैक्स रूल 1962। एक्ट तो आया है 61 में, उसके बाद ये रूल 5 के अंदर ये डेप्रिसिएशन के बारे में डिस्कशन किया है। तो आप इनकम टैक्स का डेप्रिसिएशन लेस कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, एडिशनल डेप्रिसिएशन भी लेस कर सकते हो। सर ये एडिशनल डेप्रिसिएशन हर केस में नहीं आता, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। एडिशनल डेप्रिसिएशन 20% आप लेस कर सकते हो। कब? ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड बाय एन एसएससी एंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चर। ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो गलती हो जाता है। और बहुत ही पॉपुलर है ये दोनों पॉइंट, वेरी वेरी पॉपुलर। मतलब आपको क्या बताऊं मैं, एग्जाम सिनेरियो में भी पॉपुलर, बहुत पॉपुलर है। Additional depreciation at the rate 20% of actual cost of new plant and machinery acquired by an SSE engaged in the business of manufacture, जो मैन्युफैक्चरिंग लेवल में बिजनेस करते हैं और प्रोडक्शन में और एनी आर्टिकल और थिंग, और जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर जनरेटिंग यूनिट में भी है। ऐसे बिजनेस के लिए 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन लग जाता है, ठीक है। मतलब जिसमें जो भी प्लांट मशीनरी यूज हो रहा है उसमें एक्स्ट्रा 20% डिप्रिसिएशन। याद रखिएगा, अगर मशीन 180 डेज से कम दिनों के लिए यूज हो रहा है
तो 20% डिप्रिसिएशन 50% आ जाएगा, मतलब 50% में डिस्काउंट हो जाएगा, 10% डिप्रिसिएशन चार्ज होगा। 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट इफ पुट टू यूज फॉर लेस देन 180 डेज। पॉइंट टू बी नोटेड, जो भी मशीन का बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर, अगर मशीन कोई मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में है या फिर पावर जनरेशन यूनिट में, ट्रांसमिशन में, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर में है, उसका एक्स्ट्रा 20% एडिशनल डिप्रिसिएशन लगता है। लेकिन अगर मशीन 180 डेज से कम दिनों के लिए पुट टू यूज है तो 20% का 50% दैट इज 10% यूज होगा, ठीक है, इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन, जिस पर्टिकुलर ईयर में वो मशीन परचेज किया जाएगा। और बाकी बैलेंस जो एडिशनल डिप्रिसिएशन है वो नेक्स्ट ईयर क्लेम कर सकते हैं। जैसे अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है, 21-22, तो नेक्स्ट प्रीवियस ईयर हो जाएगा आपका 22-23, ठीक है। तो इस तरह से आप बाकी 50% का क्लेम नेक्स्ट ईयर कर सकते हो, ठीक है। सिमिलरली बैलेंस एडिशनल डिप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल्ड ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर 2021 पुट टू यूज लेस देन 180 डेज इन दैट ईयर। तो डोंट वरी, इसका भी क्वेश्चन करने से आइडिया पूरा क्लियर होगा। इसका क्वेश्चन तो आज ही करेंगे सर, ठीक है, वेट करना है आप लोगों को, इसलिए क्योंकि जब तक मैं प्रोफार्मा एक बार कंप्लीटली रिवाइज ना करा दूं तब तक चलेगा ऐसा। अच्छा, तो पहले हो गया ऐड आइटम, ठीक है, कि क्या क्या ऐड बैक कर सकते हैं। फिर आ गया सर लेस आइटम। लेस वो कर दिया हम लोगों ने कि जो आपको पीएल में डेबिट करना चाहिए था पर आपने किया नहीं, ठीक है, तो उसको क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। आपको पीएल में डेबिट करना चाहिए था पर आपने किया नहीं, तो आप लेस कर दीजिएगा। अच्छा, इस तरह से अभी चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या आइटम हो गया, ए के साथ, मतलब ये था हमारा अमाउंट, मतलब पीएल का जो लास्ट बैलेंस था ये ए है। इस ए के साथ जो भी डिटेल्स हुआ ऐड करके उसको हम लोग क्या नाम दिया सर, बी। तो ए के साथ बी को जोड़ा गया तो क्या मिला, ए के साथ बी को जोड़ा गया तो मिला सी, ठीक है। ऐसे तो इस तरह का क्वेश्चन सॉल्व करके ही आए हम लोग लास्ट वीक। अच्छा, अब सी से डी माइनस कर देंगे, मतलब जो एक्सपेंस आपको करना चाहिए था पर आपने किया नहीं उसको बोलेंगे डी, ठीक है, और फिर आपको मिल गया ई, ठीक है, ध्यान से सुनिए। अच्छा, अब आ जाता है लेस। फिर से लेस क्या करेंगे सर, वो लेस करना है इनकम क्रेडिटेड इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल बट नॉट टैक्सेबल और टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड। ध्यान से सुनिए, फिर से बता रहा हूं, आपने कुछ ऐसा इनकम पीएल में दिखा दिए, पीएल में पुट कर दिए, कुछ ऐसा इनकम क्रेडिट कर दिया आपने, मतलब पीएल में एज ए बिजनेस इनकम शो कर दिए, एज ए बिजनेस इनकम शो कर दिए, बट आप नहीं शो कर सकते थे। क्यों, बिकॉज या तो वो आपका बिजनेस इनकम है नहीं या फिर वो किसी और हेड में जाने वाला है, टैक्सेबल अंडर एनी अदर हेड। जैसे कि मोस्ट पॉपुलर में डिविडेंड इनकम आ जाता है, एग्रीकल्चर इनकम जो कि एक एग्जेम्प्टेड इनकम है, ठीक है। इसका भी एक, जो लोगों ने एग्रीकल्चर इनकम कर चुके हो पहले, नहीं किए तो बाद में मैं उनको शेयर करता हूँ एग्रीकल्चर इनकम, ये बेसिक्स के बाद ही मैं एग्रीकल्चर करा देता हूँ, इसलिए डिविडेंड इनकम एंड एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम एग्जेम्प्ट अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 1, ठीक है, यह बात याद रखिएगा। इसका रूल ऑफ पार्शियल इंटीग्रेशन का एक एरिया है, डोंट वरी, जब एग्रीकल्चर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको और क्लैरिटी हो जाएगा, ठीक है। बट इतना याद रखिए करेंटली डिविडेंड इनकम तो अदर सोर्स का पार्ट है, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर इनकम, ये एग्रीकल्चर इनकम सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जेम्प्टेड है, ठीक है, या तो वो एग्जेम्प्टेड है या फिर वो अदर किसी दूसरा हेड का है, तो आपको पीएल में क्रेडिट नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने कर दिया। तो क्या कर दोगे, अगर आपने क्रेडिट कर दिया गलती से, क्या करोगे उसको, बोलो ना। अगर आपने गलती से क्रेडिट कर दिया मतलब लेस कर देंगे, समझ में आ रहा है ना। अगर आपने गलती से इनकम शो कर दी है बिजनेस में, मतलब डिविडेंड इनकम आपका बिजनेस इनकम है नहीं बट आप बोल रहे हो नहीं बिजनेस इनकम है, एग्रीकल्चर इनकम आपका बिजनेस इनकम है नहीं, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में एग्जेम्प्टेड होता है, बट आप बोलते हो नहीं मेरा बिजनेस इनकम है। अरे नहीं रे बाबा, माइनस कर दो, ठीक है। और भी कुछ है क्या, हाँ और कुछ है, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटी, सेविंग्स बैंक अकाउंट, एफडी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, ये भी माइनस कर दो बिकॉज ये भी अदर सोर्स में जाएगा। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट, लास्ट दिन क्वेश्चन में कराए थे ना, कैपिटल एसेट बेच के जो इनकम होता है ना, कैपिटल एसेट इन सिंपल अगर मैं बोलूं लैंड, बिल्डिंग, एनी काइंड ऑफ ज्वेलरीज, जो एसेट वाला फीलिंग होता है, ठीक है, जिसमें एसेट टाइप का फीलिंग आता है आपको मैं कैपिटल गेन के अंदर कैपिटल एसेट क्या होता है डिटेल्स में बताऊंगा, लेकिन उसके लिए कैपिटल गेन चैप्टर में जब जाऊंगा तभी बताऊंगा ना, ठीक है। लेकिन इतना समझ लो जो आपका बिजनेस का गुड्स नहीं है, ठीक है, जो कैपिटल एसेट है, थोड़ा कॉमन सेंस भी लगाना, जैसे कि मैं बोला ना प्लांट, मशीनरी, ज्वेलरीज, ठीक है, जिसको बेच के कैपिटल गेन होता है और उसको स्टैंप ड्यूटी वगैरह लग जाता है ना, अरे उसको सेल करोगे स्टैंप ड्यूटी वगैरह आ जाएगा, इस तरह।
तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ कैपिटल एसेट टैक्सेबल अंडर द हेड कैपिटल गेन, वो उसका इनकम बीपी में क्या कर रहा है भाई, लेस करो। रेंट फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी टैक्सेबल अंडर द हेड इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, हाउस प्रॉपर्टी इनकम हाउस प्रॉपर्टी हेड में जाएगा। सेक्शन 22 से लेके 27 का पूरा एरिया हाल ही में कवर करके आए हैं सर, जस्ट बीपी स्टार्ट करने से पहले। तो बीपी में क्या कर रहा है, बीपी में नहीं आएगा, लेस करो। विनिंग फ्रॉम लॉटरीज, हॉर्स रेस, गेम्स एटसेट्रा, ये सब कहाँ जाता है, ये जो हॉर्स रेस में लोग पैसा लगाते हैं, ये हाँ वेरी गुड सर, ये जो आजकल गेम होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, गेम्स में जैसे केबीसी हो गया, या फिर आप नॉर्मल स्पेकुलेशन में जैसे मानो ये आए, क्या बोलते हैं उसको, अरे ये सब जुआ टाइप का होता है ना, कैसीनो। नहीं नहीं कैसीनो नहीं, कैसीनो इज आल्सो कम्स अंडर दिस साइड। मैं बोल रहा हूँ वो कार्ड क्रिकेट को गेम्स। लेके, हाँ कार्ड गेम्स, बुकिंग। क्रिकेट, हाँ नहीं नहीं बुकिंग, क्रिकेट में वो होता है ना, नहीं नहीं सट्टा। बुकिंग बुकिंग नहीं हट रहे, वो तो इलीगल इनकम है। अरे ड्रीम 11, ड्रीम 11। ड्रीम 11, हाँ सॉरी ड्रीम 11 टाइप्स का, ठीक है, आप ऑनलाइन में प्लेयर सिलेक्ट करते हो, ये अच्छा खेलेगा वो अच्छा खेलेगा, स्पेकुलेशन, ठीक है। तो व्हाटएवर इस तरह का हॉर्स रेस, गेम्स, लॉटरीज, ठीक है, टैक्सेबल अंडर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो बिजनेस इनकम नहीं है आपका। तो वो बिजनेस में क्या कर रहा है, अगर आएगा तो लेस कर देना। गिफ्ट, गिफ्ट भी अदर सोर्स में जाता है। गिफ्ट बिजनेस में क्या करेगा, इनकम टैक्स रिफंड नॉट टैक्सेबल, ध्यान से सुनिएगा। इनकम टैक्स कई बार हम लोग ज्यादा दे देते हैं ना, मानो कि जो लोग एडवांस टैक्स प्रोवाइड करते हैं, एडवांस टैक्स का एक कॉन्सेप्ट आएगा। एडवांस टैक्स क्या होता है मैं आपको बता देता हूँ, एक बार ऐसे कॉन्सेप्ट समझा देता हूँ 2 मिनट में। जैसे मानो कि ये भी 2000 क्या चल रहा है, 2021 22, दिस इज क्या, ये अभी का असेसमेंट ईयर है, मैं अभी के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। और प्रीवियस ईयर क्या चल रहा है अभी 2021, है ना, दिस इज योर करेंट प्रीवियस ईयर एंड दिस इज योर करेंट असेसमेंट ईयर, दिस इज करेंटली जो चल रहा है, ठीक है। आप एग्जाम जब बैठोगे थोड़ा चेंज हो जाएगा। नाउ पॉइंट इज दैट इनकम टैक्स क्या कहता है, प्रीवियस ईयर का टैक्स पे करो असेसमेंट ईयर पे, है ना सर। इनकम टैक्स क्या बोलते हैं इन जनरल, कि जो भी आप प्रीवियस ईयर में कमाते हो, मतलब 20-21 में वट एवर यू अर्न, आपका जो भी अर्निंग होगा, अगर वो टैक्सेबल अर्निंग है, ठीक है, जैसे कि 2.5 लाख से ज्यादा, इस तरह का जो भी कॉन्सेप्ट बेसिक्स में आप लोग जान ऑलरेडी समझ चुके हो। कहने का मतलब बड़ा सिंपल है, अगर आप प्रीवियस ईयर में अर्न करते हो तो उसका टैक्स पे करोगे असेसमेंट ईयर पे, यही है ना। दिस इज अ नॉर्मल टैक्स पेमेंट सिस्टम। बट व्हाट अबाउट एडवांस टैक्स, एडवांस टैक्स क्या होता है, आप 2021 में जो भी अर्निंग करोगे ना, उसका टैक्स आप 2021 में ही पे करोगे। या फिर आप ऐसे बोलो कि 21-22, ठीक है, ये भी तो अभी 22-23 के लिए अगर आप देखा जाए तो 22-23 के हिसाब से अगर देखा जाए, अगर आप 22-23 में हो, आपका प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा 21-22। बट जब बात एडवांस टैक्स की आता है, जैसे कि 21-22 में जिन लोगों ने भी जो भी इनकम किया, इसका टैक्स पूरा का पूरा 21-22 में ही पे कर देगा। मतलब समझे कुछ, 21-22 का जो भी इनकम होगा, इसका टैक्स 21-22 में ही जाएगा। कैसे सर, एजम्पशन बेसिस में चलता जाएगा, क्वार्टर वाइज पेमेंट होता है, 3 से 4 क्वार्टर वाइज वो पेमेंट करता जाएगा, ठीक है। कैसे पता चलेगा सर, 20-21 से आइडिया ले लेगा ना, कि वो 20-21 में कैसा टैक्स गवर्नमेंट को दिया था। सपोज 20-21 में उसने गवर्नमेंट को 1 लाख दिया था टैक्स, ठीक है। इस बार उसको लग रहा है थोड़ा ज्यादा होगा, इनकम बढ़ रहा है, तो 21-22 में उसने गवर्नमेंट को एडवांस टैक्स पे कर दिया, कुल मिला के मान के चलो 1,10,000, ठीक है। लेकिन 2021 में 1 लाख दिया था, लेकिन इस बार उसने एडवांस दे दिया, मतलब फाइनल कैलकुलेशन होने से पहले दिखा जा रहा है कि हम तो 1,10,000 गवर्नमेंट को पेमेंट कर दिए। तो ये 10,000 क्या हो गया सर, रिफंड। ये 10,000 सरकार आपको रिफंड करेगा। इन सिंपल यही है, लेमैन की लैंग्वेज में बताए तो ये 10,000 रिफंड हो गया। ये 10,000 कोई बोलेगा मेरा इनकम है और उसको बिजनेस में इनकम शो कर दिया, नहीं, इनकम टैक्स रिफंड नॉट टैक्सेबल, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, तो ये अगर आपने इनकम में क्रेडिट कर दिया तो लेस करो भाई, ये यहाँ पर नहीं दिखा सकते आप, ठीक है। बाकी सर एडवांस टैक्स जब पढ़ेंगे तब आपको मैं डिटेल्स में एडवांस टैक्स बताऊंगा। बस ये कॉन्सेप्ट था एडवांस टैक्स का, कि भाई प्रीवियस ईयर का टैक्स नॉर्मली असेसमेंट ईयर में पेमेंट होता है, बट इफ इन एनी केस, मतलब ऐसे है बहुत लोग हैं जिनका एडवांस टैक्स मैंडेटरी है आगे बताऊंगा, लेकिन इन एनी केस मतलब बहुत सारे पर्सन है ऐसा इनकम टैक्स में जिसको गवर्नमेंट ऑलरेडी डिसाइड करके रखे भाई इनसे एडवांस टैक्स ही लेना है, तो स्पेशली कंपनी लेवल में तो ऑब्वियसली, तो अगर आप एडवांस टैक्स पे करते हो तो आप प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही पे करोगे, असेसमेंट ईयर तक जाने का जरूरत ही नहीं है,
तो ये सिंपल समझ के रखो, और ऐसे केसेस में रिफंड का इश्यूज ज्यादा क्रिएट होता है। ठीक है सर, तो मतलब इनकम टैक्स रिफंड नॉट टैक्सेबल, और ये अगर बाई चांस आपने क्रेडिट कर दिया तो उसको लेस कर देना बीपी कैलकुलेशन करने के टाइम पे। एंड इंटरेस्ट ऑन इनकम टैक्स रिफंड, अगर रिफंड के साथ आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंटरेस्ट भी प्रोवाइड कर रहे हैं, टैक्सेबल अंडर द इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वो भी आपका बिजनेस इनकम नहीं होगा, वो अदर सोर्स इनकम होगा। अगर रिफंड में गवर्नमेंट अगर बाई चांस आपको इंटरेस्ट भी प्रोवाइड, इंटरेस्ट के साथ आपको पेमेंट वापस कर रहा है, तो वो इनकम आपका अदर सोर्स होगा, वो गलती से भी वो बिजनेस इनकम मत समझिएगा। ठीक है, तो ये जो भी आएगा एफ, और जो भी ई था, ई से एफ को हटाओ तो आपको जी मिल गया। ठीक है, अच्छा ऑलमोस्ट कंप्लीशन स्टेज में आ गए सर प्रोफार्मा का। सर फिर से एक चीज है यहाँ पर, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड और डीम्ड इनकम। ठीक है, ये थोड़ा सा और थोड़ा एडवांस लेवल में बात कर रहे हैं। इनकम ये भी कभी कभी इस तरह का पॉइंट दे देता है सर। ठीक है, अगर ऐसा पॉइंट आपके सामने आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए, आप समझ लो अभी। ठीक है सर, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड और डीम्ड इनकम, या तो ये इनकम इसी हेड में आना चाहिए, ठीक है, ये इनकम इसी हेड में आना चाहिए, या फिर उसको डीम्ड इनकम मान लेंगे, मतलब मेरा इनकम मैं मान लूंगा। तो अगर इनकम मान लेंगे तो फिर इनकम ऐड करना पड़ेगा, है ना, प्रॉफिट के साथ ऐड करना पड़ेगा। जैसे कि सैलरी, रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म to the extent the same is deductible in the hands of the firm as per section 40 subsection B। इसका एक एग्जांपल है, मैं आपको बताऊंगा। मतलब कहने का मतलब है कि कई बार ऐसे होते हैं कि जो पार्टनर को पार्टनरशिप फर्म सैलरी पेमेंट करते हैं, या रेम्यूनरेशन प्रोवाइड करते हैं, या इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं रिसीव बाय ए पार्टनर फ्रॉम द फर्म टू द एक्सटेंट द सेम इज डिडक्टेबल इन द हैंड्स ऑफ द फर्म। मतलब एक सर्टेन अमाउंट तक अलाउड था, लेकिन अगर जैसे मानो कि फर्म ने बोला था कि भाई 12% तक इंटरेस्ट अगर आप लेते हो, ठीक है, फर्म अगर पार्टनर को देते तो 12% तक अलाउड है, लेकिन फर्म ने उसको 20% दे दिया, तो 12% से ज्यादा कितना हो गया, 20%, मतलब 8% ज्यादा, या 8%। हाँ, ये 8% अगर एक्स्ट्रा कुछ दे रहा है ना फर्म, किसको, पार्टनर को, तो वो 8% इनकम बिजनेस इनकम माना जाएगा और उसको ऐड कर दिया जाएगा। मैं इसका एग्जाम्पल आपको दिखाता हूँ, एक मिनट रुको, एग्जाम्पल, अच्छा मैं 2 मिनट बाद दिखाता हूँ। और क्या आइटम है एक बार देख लेते हैं, इसको कंप्लीट करते हैं, फिर वो ये वाला एग्जाम्पल आपको मैं शो करता हूँ, ये नोट्स के अंदर है। अच्छा, बैड डेब्ट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 इन एन अर्लियर प्रीवियस ईयर नाउ रिकवर्ड। ध्यान से सुनिएगा सर, बैड डेब्ट अलाउड एज डिडक्शन अंडर सेक्शन 36 सबसेक्शन 1 क्लॉज 7 इन एन अर्लियर प्रीवियस ईयर। किसी पुराना प्रीवियस ईयर का बैड डेब्ट है, लेकिन वो अभी रिकवर हो गया है, मतलब आप पहले बैड डेब्ट शो किए थे, कोई गलती नहीं किया था आपने, बैड डेब्ट हो सकता है ना बिजनेस में, मतलब जो पैसा आपको मिलने वाला था वो आपको लगा था कि मेरा बैड डेब्ट हो गया, तो आप बैड डेब्ट दिखा दिए थे, बिकॉज टाइम निकल गया था, मतलब जो ड्यू डेट था वो निकल गया था, आपका क्रेडिटर ने, आपका डेटर ने आपका पेमेंट नहीं किया था, तो आपने बैड डेब्ट शो कर दिए प्रीवियस ईयर में, मतलब 1920 का बैड डेब्ट था, ठीक है, लेकिन वो अभी रिकवर हो गया। क्या करोगे, 41 सबसेक्शन 4 कहता है कि डिम्ड इनकम मान लो, रिकवर किया आपने, इनकम तो हो गया ना, तो इनकम टैक्स उसको आपके प्रॉफिट के साथ ऐड करने के लिए बोलेगा। बैड डेब्ट रिकवरी जैसे आप माइनस कर सकते हो, मतलब बैड डेब्ट जैसे आप माइनस कर सकते हो पीएल में, वैसे बैड डेब्ट रिकवर होगा तो उसको ऐड भी करना पड़ेगा भाई, समझे कि नहीं? हेलो, समझ में आया? बोलिएगा सर। अच्छा, इस तरह का भी कुछ होता है, रेमिशन और सीजेशन ऑफ ए ट्रेडिंग लायबिलिटी, ठीक है, डीम्ड एज इनकम, मतलब मानो कि आप कोई बिजनेस है आपका, वो बिजनेस लायबिलिटी आप सीज कर रहे हो या फिर किसी और के हाथ में ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है, रेमिट कर रहे हो, तो ऐसे केस में अगर आपको कोई इनकम हो जाता है, ठीक है, जो ऐसे तो बिजनेस क्लोजिंग के टाइम पे होता है, बट अगर ऐसे कोई बिजनेस सीज हो रहा है, रेमिट हो रहा है, ठीक है, कोई आपको बोल रहा है कि भाई बिजनेस बंद करना पड़ रहा है, आपको ट्रांसफर करना पड़ रहा है, आपको कुछ ना कुछ सीजेशन के टाइम पे कुछ इनकम आपको बाई चांस कोई ऐसे कंपेंसेटरी कुछ मिल रहा है, ठीक है, इसका चर्चा आगे करेंगे सर 41 सबसेक्शन 1 पे कि रेमिशन और सीजेशन ऑफ ट्रेडिंग लायबिलिटी एग्जैक्टली क्या होता है, आई विल डिस्कस, ठीक है, क्योंकि मैं एक एक सेक्शन का चर्चा करूंगा आप लोगों के साथ, तभी आपको इसका डिटेल्स बताऊंगा। बट अगर कुछ भी ऐसे इनकम बाई चांस अगर यहाँ पर हो जाए ट्रेडिंग लायबिलिटी सीज करने के टाइम पे या रेमिट करने के टाइम पे, तो दैट इज ऑल्सो योर डीम्ड इनकम, जो 41 सबसेक्शन 1 आपको डीम्ड इनकम मान लेगा और आपको
ऐड करने के लिए बोलेगा पीएल के साथ, ठीक है। तो जो भी इनकम इस तरह का होगा वो एच के नाम से यहाँ पर जाना जा रहा है, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। ये ABCDEFGH इज जस्ट मतलब ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अच्छा, बाकी आइटम आप समझ लो सर, क्या ऐड होना चाहिए, क्या लेस होना चाहिए। इस सब ऐड लेस करने के बाद जो भी आएगा दैट इज योर प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। ये बेसिकली ऐड लेस का एरिया होता है सर। वो समझ में आया? रेक्टिफिकेशन बोलिएगा। ये सब बेसिक बिजनेस प्रोफेशन का बेसिक्स हैं जो मैंने पहले ही आप लोगों को बता के रखा फर्स्ट लेक्चर्स में ही। अच्छा, यहाँ पर एक लेक्चर्स था, एग्जाम्पल बोला ना आपको, एक एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने दिया था वो पार्टनरशिप फार्म वाला। ये सपोज ए फार्म pays interest to a partner at 20% simple interest. Suppose a firm pays interest to a partner at 20% simple interest per annum. The allowable rate of interest is 12% per annum. अब जो allowable rate of interest है जो फार्म पार्टनर को दे सकता है वो मैक्सिमम एज पर एग्रीमेंट या पार्टनरशिप डीड के हिसाब से 12% है, लेकिन इस केस में फार्म ने कितना दे दिया, 20% दे दिया। Hence the excess 8% paid will be disallowed in the hands of the firm. ये जो एक्स्ट्रा 8% मतलब फार्म ने इंटरेस्ट पे किया किसको, पार्टनर को, इससे क्या हो गया, फार्म क्या चाह रहा है, सपोज 100 के हिसाब से था, मतलब सिंपल आपको मैं थोड़ा कॉन्टेक्स्ट को समझाता हूँ। पार्टनरशिप अकाउंट तो आप लोगों ने करके आए हो ना सभी कोई, मुझे पता है। तो पार्टनरशिप बिजनेस में ऐसे होता है ना, सपोज फार्म ने पार्टनर ने फार्म को कोई लोन दिया, ठीक है, देता है ना, क्या रे, पार्टनर फार्म को लोन देता है कि नहीं देता, बोलिए ना, ठीक है। तो पार्टनर ने फार्म को सपोज 1 लाख दिया था, अब इसके बदले एज पर पार्टनरशिप डीड फार्म पार्टनर को 12% इंटरेस्ट दे सकता है। तो 1 लाख का 12% कितना हो जाता है, हेलो, 1 लाख का 12% 12,000 है ना, सिंपल। लेकिन फार्म यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वो 20% दे रहा है, फार्म यहाँ पर 20% दे रहा है। कितना दे रहा है फार्म पार्टनर को, 20,000। ऐसा क्यों दे रहा है, ऐसा कई बार पार्टनर और फार्म, देखो पार्टनर और फार्म तो अलग कोई है नहीं ना, तो वो कई बार क्या करते हैं 20% शो करके पीएल में टू पार्टनर इंटरेस्ट बोल के 20,000 दिखा देगा। लेकिन क्या ये सच में सही बता रहा है क्या, एज पर एग्रीमेंट तो 12% ही हो सकता है। आप बात समझे कि नहीं, एज पर एग्रीमेंट तो 12,000 ही हो सकता है, तो ये एक्स्ट्रा 8,000 का एक्सपेंस कहां से आ गया भाई। इनकम टैक्स वाले बोलते हैं कि भाई हमें आप बुद्धू बना रहे हो, हाँ हमें आप बुद्धू बना रहे हो। तो ये आपके यहाँ मतलब क्या करेगा फार्म, the excess 8% paid will be disallowed in the hands of the firm since the excess interest has suffered tax in the hands of the firm. The same will not be taxed in the hands of the partner. ये फार्म के हाथ में टैक्स हो जाएगा, पार्टनर के हाथ में नहीं। क्लियर हुआ बात, डीम्ड इनकम कैसे जोड़ दिया जाएगा। यस सर। सभी को पूछ रहा हूँ सर, बताइए, बहुत सारा डिस्कशन तब से कर रहा हूँ, क्लैरिटी हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये जो प्रोफार्मा मैंने आपको अभी समझाया, आप लोग घर में जरूर इस प्रोफार्मा को, मैंने नोट शेयर कर दूंगा अगर नहीं किया तो आप लोग घर में जरूर ये प्रोफार्मा को एक बार अच्छे से बार बार गो थ्रू कीजिएगा, बिकॉज ये प्रोफार्मा या फॉर्मेट में जो है इसका एक क्लैरिटी होना जरूरी है। और लास्ट दिन मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों को सॉल्व करवाया था, तो उस क्वेश्चन के साथ साथ क्वेश्चन तो था सर, उसमें सारा प्रोविजन तो कवर नहीं था, बट नॉर्मली यही एडलेस का कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है। अच्छा ठीक है सर, समझ आ गया आप लोगों को। अच्छा, मैंने आप लोगों को एक समरी नोट शेयर किया, तो ये समरी नोट क्या है मैं आपको एक बार बताता हूँ। ये समरी नोट और कुछ नहीं, पूरा बीपी में जो जो सेक्शन के बारे में चर्चा करना है ना उसका समरी है, ठीक है। डिटेल्स नहीं, समरी है। डिटेल्स नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा आप लोगों को, लेकिन समरी नोट से आपको इतना आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या सेक्शन और एग्जाम सिचुएशन में ये समरी बहुत हेल्प करता है, ठीक है। लेकिन अभी तो मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन और समरी नोट के हिसाब से कराऊंगा, और लास्ट में मैं आपको पूरा कंप्लीट मैथ भी प्रोवाइड करूंगा, जहां से आप डिटेल्स में अपनी मर्जी से बैठे बैठे पढ़ते रहना। अच्छा, तो अभी बात रही ये बीपी में क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। सर ये सेक्शन 145 है, जिसमें एक्चुअली मेथड ऑफ अकाउंटिंग के बारे में बताया गया है। मेथड ऑफ अकाउंटिंग क्या होता है, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड शैल बी कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द मेथड ऑफ अकाउंटिंग either cash or mercantile basis regularly and consistently employed by the assessee.
इसके बारे में ज्यादा चर्चा अभी जरूरी नहीं है, जब फाइनल लेवल में आओगे ना तब तो इसका डिटेल्स करोगे। ये मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो एक्चुअली आईसीडीएस का एक कॉन्सेप्ट है, मतलब इनकम टैक्स कंप्यूटिंग का एक पूरा अलग कॉन्सेप्ट है जो सेक्शन 145 बताते हैं आपको। तो करेंटली नॉट नेसेसरी, बट फिर भी नोट्स के अंदर मैंने थोड़ा सा दिया आपको कि ये जो आईसीडीएस है मतलब इनकम टैक्स कंप्यूटेशन का जो स्टैंडर्ड है सर, ठीक है, इनकम टैक्स कंप्यूटेशन का एक स्टैंडर्ड एज पर अकाउंटिंग सिस्टम पे चलता है। तो इसका एक पूरा इनकम कंप्यूटेशन एंड डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड्स जिसको आईसीडीएस कहा जाता है, इसका डिटेल जरूरी नहीं है, बस नाम कुछ याद रख लो, ठीक है, जिसके बारे में इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने कुछ बताया कि कितना सारा डिस्क्लोजर स्टैंडर्ड है, जस्ट टेक एन आइडिया, टेक सम। ICDS 1 अकाउंटिंग पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं, ICDS 2 वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज के बारे में बात करता है, ICDS 3 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करते हैं, रेवेन्यू रिकॉग्निशन के बारे में ICDS 4 बात करता है, टैंजिबल फिक्स एसेट्स, द इफेक्ट ऑफ एक्सचेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, गवर्नमेंट ग्रांट, सिक्योरिटी, बोरोइंग कॉस्ट, प्रोविजन फॉर कॉन्टिजेंट लायबिलिटी, कॉन्टिजेंट एसेट्स। लेकिन इसका अभी कोई जरूरत नहीं है, बस नाम थोड़ा सा याद रखिएगा कि कौन से ICDS में किसके बारे में कहा गया है, बस अभी और कोई जरूरत नहीं है इसका। तो ये 145 के थ्रू से ही इसके बारे में चर्चा होगा आपसे, ठीक है। अच्छा ठीक है, नॉट नेसेसरी नाउ, डिटेल जरूरी नहीं है। अच्छा, इनकम चार्जेबल अंडर दिस हेड, ये जो बीपी सेक्शन है, इस बीपी सेक्शन में आपको ये समझना पड़ेगा सर कि आपका इनकम कहां से हो रहा है। सिंपल बात है, सिंपल बात, नो बकवास, कि भाई बिजनेस इनकम किसको कहेंगे, सिंपल बात, बिजनेस इनकम किसको कहेंगे उसको सेक्शन 28 बताते हैं। तो इसके ऊपर एक डिस्कशन किया गया है सेक्शन 28 में कि भाई प्रॉफिट एंड गेन्स ऑफ एनी बिजनेस और प्रोफेशन कैरिड ऑन बाय एसएससी एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। सिंपल है ना, कोई भी एसएससी कौन, जिसका टैक्स कैलकुलेशन होता है। भाई आप जो भी बिजनेस करते हो वही आपका बिजनेस इनकम है, और अगर बिजनेस इनकम है तो बीपी हेड में चार्ज कर देंगे सेक्शन 28 के हिसाब से। पॉइंट 2 में कहते हैं एनी कंपेंसेशन और अदर पेमेंट ड्यू टू और रिसीव्ड बाय ए पर्सन एट और इन कनेक्शन विथ, देखो सर ध्यान से सुनना, टर्मिनेशन ऑफ हिज मैनेजमेंट, मैनेजमेंट टर्मिनेट हो रहा है, modification of the terms and condition relating thereto in case of the person is managing the whole or substantially the whole of the affairs of an Indian company, ठीक है। तो किसी मैनेजमेंट टर्मिनेशन के टाइम पे भी अगर कोई पेमेंट किसी को कुछ मिलता है ना, दैट इज ऑल्सो बिजनेस इनकम। अच्छा, टर्मिनेशन ऑफ हिज ऑफिस और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयरटू इन केस द पर्सन इज मैनेजिंग द होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स इन इंडिया of any other company, that is also business income. पॉइंट नंबर सी कहता है टर्मिनेशन ऑफ एन एजेंसी और मॉडिफिकेशन ऑफ द टर्म्स एंड कंडीशन रिलेटिंग देयरटू इन केस ऑफ द पर्सन इज होल्डिंग एन एजेंसी इन इंडिया फॉर एनी पार्ट ऑफ द एक्टिविटीज रिलेटिंग टू द बिजनेस ऑफ एनी अदर पर्सन, दैट इज ऑल्सो बिजनेस इनकम। Vesting in the government or in any corporation owned and controlled by the government under any law for the time being in force of the management of any property of business, that is also your business income. Termination or modification of the terms and condition of any contract relating to his business, अगर कुछ भी इनकम उसमें होता है एक्स्ट्रा, ठीक है, दैट इज ऑल्सो योर बिजनेस इनकम। तो आपका ये सब 20 सेक्शन 28 के हिसाब से इनकम अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन में चार्ज हो जाएगा। ये लॉ है, दिस इज अ लॉ, इनकम टैक्स लॉ। तो किस इनकम को बिजनेस हेड में चार्ज किया जाएगा, इसके लिए लॉ कुछ ज्यादा ही क्लैरिटी से बात करता है, ठीक है, ताकि बाद में जब कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो ना तो कम से कम इनकम टैक्स लॉ उसको बोल सके कि भाई लॉ में है, आप नहीं पढ़ा ये आपका प्रॉब्लम, बट लॉ में है, ठीक है। ऐसे आप लोगों को पता है ना कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है कि अगर आप लॉ, आप बोलते हो कि मुझे क्या पता, मैं आम आदमी हूँ, मैं लॉ थोड़ी ना पढ़ूंगा, मैं लॉयर थोड़ी हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट थोड़ी हूँ, मैं कंपनी सेक्रेटरी थोड़ी हूँ, लेकिन इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एन एक्सक्यूज। ये तो आपको जूरिस्प्रूडेंस में ही पढ़ाया जाता है ना, मतलब ये जनरल लॉ का पार्ट है, सीएस वाले को पढ़ना पड़ता है। तो इनकम डिराइव्ड बाय अ ट्रेड, प्रोफेशनल और सिमिलर एसोसिएशन फ्रॉम स्पेसिफिक सर्विस परफॉर्म फॉर इट्स मेंबर इन केस ऑफ एन एसएससी कैरिंग ऑन एक्सपोर्ट बिजनेस द फॉलोइंग इंसेंटिव्स, एक्सपोर्ट में कुछ इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ इंपोर्ट एंटाइटलमेंट्स, ठीक है, इंपोर्ट एंटाइटलमेंट का ना कुछ प्रॉफिट होता है सर, अगर आपके पास कोई इंपोर्ट करने का एंटाइटलमेंट हो, ठीक है, उसको आप सेल करते हो या उसको बेच के कुछ इनकम होता है, दैट इज ऑल्सो योर बिजनेस इनकम, ठीक है। इसका लंबा लिस्ट है सर थोड़ा सा। कैश असिस्टेंस अगेंस्ट एक्सपोर्ट अंडर स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से किसी भी तरह का कैश असिस्टेंस मिल जाता है, दैट इज ऑल्सो योर बिजनेस इनकम। कस्टम्स ड्यूटी और एक्साइज रिपेड और रिपेबल एज ड्रॉबैक, ठीक है,
that is also your business income. Profit on transfer of duty free replenishment certificate, that is also your business income. मैं सब आगे आगे आपको एक एक करके बताऊंगा, ठीक है? क्वेश्चन के अंदर रहेगा ना तो मैं इसको चर्चा करूंगा। तो ये सब 28 की बात है सर, ठीक है? लेकिन मैं आज थोड़ा सा ना आपको डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन कराने का सोचा, तो एक काम करते हैं, आपको थोड़ा डिप्रिसिएशन के बारे में बताते हैं। अच्छा, इसके बाद जो सेक्शन आएगा ना, that is computation of income under the head profits and gains of business and profession. As per section 29, the income referred to in section 28 has to be computed in accordance with the provision contained in section 30 और 43D. मतलब 29 क्या कहता है? 28 में जो जो इनकम को बिजनेस इनकम का दर्जा दिया गया, बात को समझिए। 29 क्या कहता है? सेक्शन 28 में जिस जिस इनकम को बिजनेस इनकम के बारे में रेफर किया गया, उसका कैलकुलेशन या कंप्यूटेशन सेक्शन 30 से लेके 43D जो इनकम टैक्स मतलब बीपी का पूरा सेक्शन है उसके हिसाब से होगा। और ये बात कहाँ बोला गया है? 29 में बोला गया है, ठीक है? तो सेक्शन 29 इनकम को रेफर करता है। डोंट वरी, इनकम रेफरेंस के बारे में पूरा नोट मैंने इसके अंदर देके रखा, आप चाहो तो इसके अंदर डिटेल्स में जाके पढ़ सकते हो, और जहां जहां जब भी मेरे को जरूरत होगा मैं आपको यहाँ से भी बताऊंगा, ठीक है? ये नोट 1 के अंदर जो मैंने आज रेडी किया आपको मैं शेयर करता हूँ, अगर मैंने बाई चांस नहीं किया तो। ये देखो सर, कंप्यूटेशन ऑफ प्रॉफिट्स एंड गेन्स ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन सेक्शन 29, इसमें एडमिसिबल डिडक्शन के बारे में, मतलब क्या क्या एक्सपेंस आप डिडक्ट कर सकते हो उसके बारे में सेक्शन 30 से लेके 37 में कहा गया है। इनएडमिसिबल डिडक्शन के बारे में सेक्शन 40 में कहा गया है। एक्सपेंस और पेमेंट नॉट डिडक्टेबल इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस 40A में कहा है। प्रॉफिट चार्जेबल टू टैक्स के बारे में 41 में कहा गया है, और कुछ इधर उधर का अदर प्रोविजंस है जो बाकी एरिया में कहा गया है, ठीक है? डोंट वरी, आता हूं सर। लेकिन अभी मैं बात करूंगा आपसे, मैं बोला ना मैं आपसे बात करूंगा 30, 31 सब करूंगा, लेकिन मैं अभी आपसे बात करने जा रहा हूं सर 32 पे, ठीक है? 32 पे थोड़ा बात करूंगा। 32 क्या है? 32 इज डिप्रिसिएशन एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। एक बार मैं सेक्शन को बताऊंगा फिर एक क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है? तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि ये डिप्रिसिएशन जो स्टार्टिंग से मैं आपको बात कर रहा हूं उसका क्या खेल है। अच्छा, मुझे थोड़ा ये बताइए कि आप लोगों को समझ में आ रहा है किस तरह से आपको पढ़ना है टैक्स, बताइएगा थोड़ा। यस सर। बोर नहीं करेगा टैक्स आपको, अगर आप बिजनेस को समझना चाहते हो, गवर्नमेंट की इरादा को समझना चाहते हो ना, तो टैक्स कभी बोर नहीं करेगा। मानता हूं कि बहुत प्रोविजंस है, मैं मानता हूं, ठीक है? लेकिन आप गवर्नमेंट का जो मेंटेलिटी है उसको भी तो समझिए। गवर्नमेंट खुद भी कमाना चाहता है, बिजनेसमैन को भी सुविधा देना चाहता है। अब बोलो कि जब एक अथॉरिटी, मतलब जैसे कि गवर्नमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, ठीक है, वो दोनों चीज मेंटेन करना चाहता है, मतलब ऐसे बोलते हैं ना बैलेंस करना चाह रहा है। एक तरफ बोलते हैं कि हमें टैक्स चाहिए बिकॉज विदाउट टैक्स कोई भी कंट्री नहीं चल सकता, और इंडिया जैसा कंट्री विदाउट टैक्स परफॉर्म करना नामुमकिन है। कैसे चलेगा? हमारा जितना सारा नीड है तो टैक्स के पैसे से ही भरा जाता है ना सर। चाहे आपको रोड चाहिए, चाहे आपको स्कूल चाहिए, चाहे आपको डिफेंस में पूरा बॉर्डर को सिक्योर करना हो, चाहे आपको नेशनल हाईवेज चाहिए हो, इलेक्ट्रिसिटी चाहिए हो, जो भी आपको चाहिए होता है, बेसिक नीड्स, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, ये सभी हमारे टैक्स के पैसे से ही देश को मिलता है, ठीक है? आप फॉरेन के साथ लड़ाई लड़ोगे उसके लिए जो भी, मतलब देश को प्रोटेक्शन देना, सभी चीजें टैक्स के पैसे से आते हैं। अब सरकार ये भी चाहता है कि आपको टैक्स मिले, मतलब आपको, मतलब आपसे टैक्स मिले और उसको इनकम हो जाए। दूसरी तरफ सरकार ये भी चाहता है कि टैक्स के बर्डन पे आके आप बिजनेस करना ना भूल जाओ। ऐसा ना हो कि इतना ज्यादा टैक्स का बर्डन आप पे दिया जा रहा है कि आप बिजनेस करने से डर रहे हो। आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? मतलब ये प्रोविजंस को बनाने के टाइम पे गवर्नमेंट को कितना सेंसिटिव होना पड़ता है, आप समझ रहे हो? एक तरफ वो कहता है कि भाई हमें इनकम करवाओ, आप बिजनेस करके हमें इनकम कराओ, मुझे इनकम चाहिए। ऐसे कॉमन सेंस में बात करें तो बिजनेस से, स्पेशली कंपनी बिजनेस से गवर्नमेंट को 30%, फॉरेन कंपनी हो तो 40% ऐसे टैक्स मिलता है। मतलब अगर 100 रुपया बिजनेस कंपनी लेवल में बिजनेस कोई कमाएगा तो 30% सरकार को देगा। लेकिन एक तरफ आप 100% का 30% जब देना पड़ता है ना, ऐसे 30% सुनने में अच्छा लग रहा है कि चलो भाई 30% दे देंगे, बट जब आपको सरकार को 3 करोड़ 4 करोड़ 30 करोड़ 40 करोड़ देना पड़ता है ना, तब अच्छे का ढीला हो जाता है। नाउ क्वेश्चन इज दैट कि सरकार एक तरफ आपको सुविधा दे रहा है, आप मतलब सुविधा क्या कि भाई आपको बिजनेस करने के लिए डिफरेंट काइंड ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइड करेगा टैक्स के अंदर, ठीक है? तो इसीलिए ये प्रोविजंस आपके लिए इतना वाइटल हो जाता है, जो मैं धीरे धीरे जैसे आगे जैसे 32 में डिप्रिसिएशन है, आपको मैं आगे थोड़ा दिखाता हूँ।
ठीक है। ये डिप्रिसिएशन अभी मैं कराऊंगा क्वेश्चन आपको। एडिशनल डिप्रिसिएशन 32 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2A, ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं और क्या है। 35 एक्सपेंडिचर ऑन साइंटिफिक रिसर्च, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एरिया है सर। कंट्रीब्यूशन टू आउटसाइडर्स, ठीक है, उसमें 35 का बहुत सारा सेक्शन है। साइंटिफिक रिसर्च के अंदर भी बहुत सारा है। 35(1) क्लॉज 2, 35(1) क्लॉज 2A, 35(1) क्लॉज 3, बहुत सारा है, ठीक है। 35AD इन्वेस्टमेंट लिंक टैक्स डिडक्शन, मतलब कैसे कैसे बिजनेस में इन्वेस्ट करने से गवर्नमेंट बिजनेस को डिडक्शन दे देगा। मजेदार पॉइंट है सर, आपको सुन के अच्छा नहीं लग रहा है? तो मैं खुद मतलब एक्साइटेड हो जाता हूँ जब भी ये सब चीज बताता हूँ कि आप ऐसे कौन से बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे कि गवर्नमेंट आपको डिडक्शन देगा, ठीक है। और उसका भी डेट मतलब डिक्लेयर कर दिया कि किस डेट के बाद करने से आपको मिलेगा नहीं मिलेगा, इसका पूरा चर्चा होगा 35AD के अंदर, ठीक है। अच्छा उसके बाद आगे आगे और बढ़ेंगे सर। 35AD के बाद 35D, ठीक है, प्रिलिमिनरी एक्सपेंडिचर बात कर रहे थे ना, इनकर्ड बाय इंडियन कंपनीज एंड अदर रेसिडेंट नॉन कॉर्पोरेट एसेसीज, ठीक है। ऐसे प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस बहुत सारा हो सकता है। ये देखो मार्केट सर्वे, इंजीनियरिंग सर्विस, लीगल चार्जेस, ड्राफ्टिंग एग्रीमेंट, बहुत सारे हैं, आगे चर्चा करेंगे सर, ठीक है, कैलकुलेशन के साथ। अच्छा 36(1) सबसेक्शन 3 इंटरेस्ट पेड इन रिस्पेक्ट ऑफ कैपिटल बोरोड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब आप बिजनेस के लिए लोन लेते हो, कैपिटल उधार लेते हो, उसके बदले इंटरेस्ट भरते हो, तो उस इंटरेस्ट का क्या करें, ये भी एक चर्चा है सर जो 36 बताते हैं आपको, ठीक है। 35 DDA 1/5 of the expenditure incurred by an SSE in employer in the previous year in the form of payment to any employee in connection with his voluntary retirement, ठीक है। तो ये 35 DDA के अंदर आएगा, आगे चर्चा करेंगे सर। अच्छा इस तरह से चलेगा। ये सब था डिडक्टेबल एक्सपेंसेस। फिर आ जाएगा अमाउंट्स नॉट डिडक्टेबल जो सेक्शन 40 में बात करेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आ जाएगा सर टैक्स ऑडिट वगैरह, ठीक है। इस तरह से एक एक करके हर एक सेक्शन का चर्चा करना पड़ेगा सर, ठीक है। लंबा रास्ता है, मैं आपको बोला ना बीपी का रास्ता लंबा है। मतलब शांति दिमाग से, मतलब एकदम शांति दिमाग से और एकदम दिल को एकदम हाथ को दिल में रखे हुए ना धीरे धीरे समझना पड़ता है, तब जाके एक बार पढ़ो और जिंदगी भर काम पे लाओ। ऐसा नहीं कि रोज किताब खोल के बैठ गए भाई प्रोविजन भूल गए, आप भूल जाओगे, लेकिन पढ़ने से दिमाग में फट से बैठ जाए इतना मतलब होना चाहिए। मतलब इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ धीरे धीरे पढ़ो, मतलब जल्दबाजी मत करो। धीरे धीरे मतलब ऐसा नहीं कि आप मालगाड़ी की तरह चलो, एटलीस्ट इतना पढ़ो कि जब भी पढ़ते हो उसको दिमाग में बैठो कि भाई क्यों, हर चीज का नहीं ना क्यों सवाल जरूर कीजिएगा कि वाई। जब वाई क्यों पूछोगे ना तो आपको पढ़ने का इच्छा और बढ़ जाएगा, ठीक है। कि अच्छा इसलिए सरकार चाहते हैं, अच्छा इसलिए सरकार चाहते हैं, तो ये बात जब भी आपके दिल में जाएगा आपको समझ में आ जाएगा। और अगर सरकार किसी जगह में गलत कुछ डिसीजन ले रहा है तो आपको उसका भी अंदाजा लग जाएगा। हाँ भले अलग बात कि आप सरकार का गलती नहीं पकड़ सकते, ठीक है, लेकिन आप इतना समझ सकते हो कि शायद ये चेंज होना चाहिए था, शायद वो चेंज होना चाहिए था, तभी तो बंदा आगे जाके एनालिस्ट बन जाते हैं। इवन गवर्नमेंट लेवल में वो गवर्नमेंट का सलाहकार बन जाते हैं। जो लोग चार्टर्ड अकाउंटेंट कंपनी सेक्रेटरीज करके IRS वगैरह का एग्जाम देता है, रेवेन्यू सर्विस में जाते हैं, वो गवर्नमेंट लेवल में तभी जाके सजेस्ट कर पाते हैं क्योंकि उसको इतना नॉलेज होता है। ठीक है सर, इतना दूर मत जाओ, आप लोग आप आस पास रहो। ओके सर, दूर ना जाना, नहीं जाते सर दूर, लेकिन डिप्रिसिएशन एक बार देख लेते हैं ना। देखो सर डिप्रिसिएशन, सर डिप्रिसिएशन इज मैंडेटरीली अलाउएबल एज डिडक्शन। मैंडेटरी, आपको डिडक्शन मिलेगा ही मिलेगा, कोई नहीं रोक सकता, लेकिन इनकम टैक्स वाला, हाँ अकाउंट्स वाला नहीं, वो एड बैक हो जाएगा। कंडीशन फॉर क्लेमिंग डिप्रिसिएशन क्या कहते हैं सर, एसेट मस्ट बी यूज्ड फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस और प्रोफेशन एट एनी टाइम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। ठीक है, ये सब बोल दिए ना, ये सब 2 मिनट पहले प्रोफार्मा के अंदर ही बोल दिए, तो फिर से नहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो क्या करना है सर, एक क्वेश्चन है, चलो सर करो मेरे साथ साथ। कोई है कि नहीं, मेरे किसी को आवाज नहीं आ रहा है, मेरे को बोलिएगा सर, समझ में कुछ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ओके सर, यस सर। क्वेश्चन दिखाई दे रहा है कि नहीं? क्वेश्चन दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे? यस सर। ओके, देखो देखो सर, देखो मिस्टर एक्स अ प्रोप्राइटर engaged in the manufacturing business, manufacturing business करता है बंदा, furnishes the following particulars: opening balance of plant and machinery as on 1/4/2021, 1 अप्रैल 2021 को ये बात चल रहा है,
जिसमें आपका जो प्लांट मशीनरी है उसका ओपनिंग बैलेंस मतलब WDV, हाँ ओपनिंग बैलेंस मतलब क्या, रिटन डाउन वैल्यू है ना, ये तो जानते होंगे आप लोग। WDV एज ऑन 31 मार्च 2021 आफ्टर रिड्यूसिंग डिप्रिसिएशन फॉर प्रीवियस ईयर 2021, ठीक है, सब माइनस वगैरह करने के बाद आपको जो वैल्यू मिला था दैट इज 30 लाख का। सर पर्टिकुलर इस ईयर में मतलब अभी 21-22 में न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेस्ड एंड पुट टू यूज ऑन 8 जून 2021, परचेस भी कर लिया और उसको पुट टू यूज में भी डाल दिए, मतलब यूज में डाल दिए 8 जून 2021 में। कितने का, 20 लाख का। ध्यान से समझिएगा सर, न्यू प्लांट है ये, और ये प्लांट कब परचेस किया था इसका कोई डेटा नहीं है, बस इतना समझ में आ रहा है कि 1/4/21 को इसका बैलेंस है 30 लाख का, और इसका WDV एज ऑन 31 मार्च 2021 के हिसाब से पुराना साल का डिप्रिसिएशन वगैरह लेस करने के बाद 30 लाख आ रहा है, ठीक है, 2021 का सारा कैलकुलेशन करने के बाद। और न्यू प्लांट, लेकिन ये मशीन कब परचेज किया गया है इसका कोई डेटा क्वेश्चन के अंदर नहीं है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी परचेज एंड पुट टू यूज 20 लाख का 8 जून 2021 को परचेज किया गया है। न्यू प्लांट एंड मशीनरी एक्वायर्ड एंड पुट टू यूज ऑन 15 दिसंबर 2021, अनदर न्यू मशीन 8 लाख का 15 दिसंबर को परचेज किया गया। पॉइंट टू बी नोटेड सर। एंड पॉइंट नंबर 4, कंप्यूटर लिया गया सर एक्वायर्ड एंड इंस्टॉल इन द ऑफिस प्रीमाइसेस ऑन 2/1/22, मतलब 2 जनवरी 2022 को 3 लाख का, ठीक है सर। समझ में कुछ आया, क्वेश्चन अभी तक कुछ समझ में आया कि डिफरेंट मशीन एसेट्स कंपनी ने परचेज किया। कंपनी आपको क्या पूछता है, कंपनी आपको पूछता है, क्वेश्चन क्या है, कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन, कंपनी नहीं सॉरी, मतलब हाँ एज ए जब आप कंपनी में चार्टर्ड या CS के तौर पे काम करोगे तो ये भी आपका जॉब होगा एज ए CMA ऑल्सो। कंप्यूट द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन एंड एडिशनल डिप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961। भैया आप बताओ कि कितना डिप्रिसिएशन मेरा हो रहा है, नॉर्मल डिप्रिसिएशन एज वेल एज एडिशनल डिप्रिसिएशन एज पर द इनकम टैक्स एक्ट 1961 फॉर असेसमेंट ईयर 22-23। Assume that all the assets were purchased by way of account pay check। ये भी बता दिया सर, सारा का सारा एसेट अकाउंट पे चेक के थ्रू से ही हुआ है, मतलब कोई कैश परचेज नहीं है, बिकॉज कैश में क्या होता है ना, ब्लैक मनी हो जाता है ना लोगों, ठीक है, तो ब्लैक मनी का कोई डिस्कशन यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ठीक है, अभी उतना ब्लैक मनी पे नहीं जाते, ठीक है। अच्छा ये रहा क्वेश्चन, लेकिन आपके मन में क्वेश्चन चल रहा होगा ना सर कि सर प्लांट मशीनरी कंप्यूटर इसका रेट क्या होगा, डिप्रिसिएशन का रेट के बारे में तो कुछ नहीं बोला क्वेश्चन, तो क्या रेट हमें याद करना पड़ेगा? हाँ सर थोड़ा सा तो याद करना पड़ेगा, थोड़ा आपको याद करना पड़ेगा सर रेट। और ये रेट को समझने के लिए आपको ब्लॉक ऑफ एसेट समझना है। क्या समझना है सर? ब्लॉक ऑफ एसेट। क्वेश्चन करेंगे, लेकिन क्या उससे पहले एक बार ब्लॉक ऑफ एसेट बता दिया जाए आपको? हाँ रे यस सर, नीचे गया, नीचे आप ऊपर जा रहे हो। नहीं मिल गया। ब्लॉक ऑफ एसेट में मैं बताता हूं, अभी उसमें रेट दिया हुआ है, बट व्हाट इज ब्लॉक ऑफ एसेट? देखो सर, इन द केस ऑफ एनी ब्लॉक ऑफ एसेट at such percentage of written down value of the block as may be prescribed by rule 5 subsection 1। ये इनकम टैक्स का रूल 5 1962 में इस ब्लॉक ऑफ एसेट को रेडी किया था, बेसिकली डिप्रिसिएशन को ही रेडी किया था। ब्लॉक ऑफ एसेट इज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 11 एज अ ग्रुप ऑफ एसेट फॉलिंग विद इन अ क्लास ऑफ एसेट कंप्राइजिंग, मतलब एक ब्लॉक के अंदर कुछ क्लास ऑफ एसेट्स को डाला गया, ठीक है। जैसे कि पहले बात तो ये है सर, टेंजिबल एसेट बिंग, जैसे कि बिल्डिंग, मशीनरी, प्लांट और फर्नीचर। बिल्डिंग का एक एरिया बनाया गया, मशीनरी का एक एरिया बनाया गया, प्लांट का एक एरिया बनाया गया, फर्नीचर का एक एरिया बनाया गया। इंटेंजिबल्स के अंदर भी जितना सारा इंटेंजिबल एसेट आप अकाउंटेंसी में पढ़े हो, जैसे कि नो हाउ, ठीक है, मतलब नो हाउ क्या होता है? फॉर्मूला सर, आपको कुछ पता है, जो नॉलेज आप किसी को शेयर करोगे तो उसका एक दाम होता है सर। नो हाउ भी बहुत बड़ी एसेट है सर। जैसे पेप्सी कोको कोला का फॉर्मूला जिसको पता है, आप समझ सकते हो ना, पेप्सी कोको कोला का फॉर्मूला जिसको पता है, क्या वैल्यूएशन हो सकता है उसका? आप समझ पा रहे कि नहीं पा रहे? नो हाउ कितना वैल्यूएबल हो सकता है? पेटेंट, पेटेंट तो आप समझ ही रहे हो, टेक्नोलॉजिकल गुड्स में पेटेंट बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे मानो कि आईफोन का पेटेंट आईफोन के पास है ना, तो पेटेंट का वैल्यूएशन तो पेटेंट बुक करना पड़ता है कि भाई इसमें मेरा पेटेंट है, तुम नहीं छीन सकते। कॉपीराइट के बारे में क्या बताऊं सर? कॉपीराइट जैसे किताबों का, मूवीज का, आप लोग जानते हो। ये टोरेंट का तो क्या चलता था, जिसमें हम लोग इलीगली मूवी डाउनलोड करके देखते थे ना, हाँ हम आप बहुत सारे लोग देखे होंगे, मैं भी देखा सर थोड़ा बहुत, बाद में पता चला कि नहीं दिस इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस, मैंने छोड़ दिया। और टोरेंट यूज करने से लैपटॉप वगैरह भी वायरस बहुत ज्यादा आता है,
तो वो अलग बात है। तो कॉपीराइट क्लेम है सर, मूवीज रिलीज नहीं होता प्रॉपरली, उससे पहले मूवी मार्केट में निकल जाते हैं। भाई इतना मेहनत करके मूवी बनाया, 200-500 खर्चा करके ही देख लो भाई, हाँ लोगों का मेहनत काम आ जाएगा। सिर्फ स्टार वाले नहीं, मतलब सिर्फ एक्टर एक्ट्रेस नहीं, जो लोग उस मूवी के लिए छोटा मोटा काम भी किया ना, उनका भी पेमेंट डिपेंड करता है। ओके सर, इतना कौन सोचता है, अरे छोड़ो यार। Intangible asset being know-how, patent, copyright, trademark, license, franchisee business or any other business or a commercial right of similar nature, not being goodwill, goodwill को छोड़ के of a business or profession, उसको block of asset के अंदर रखा गया। अब मैं आपको बताता हूँ कि इस सब डेप्रिसिएशन कैसे रेडी होता है। मतलब आपको मैं इतना समझा सकता हूँ कि नो हाउ का वैल्यू, कॉपीराइट का वैल्यू, पेटेंट का वैल्यू धीरे धीरे ना कम होता है, डिप्रिशिएट होता है सर। ट्रेडमार्क का वैल्यू कैसे डिप्रिशिएट होता है? वैसे मुझे एक चीज याद आ गया ट्रेडमार्क के हिसाब से। सर आप लोग हिंदुस्तान मोटर जानते हो? हिंदुस्तान मोटर हाँ सर। यस सर, क्या एम्बेसडर बनाते हैं अपने कोलकाता में। हिंद मोटर है ना सर, हिंद मोटर में उसका फैक्ट्री था, और उसका बड़ा फैक्ट्री जो है वो चेन्नई में है, मतलब अभी भी है, बट वो दूसरा कोई कंपनी उसको परचेज कर लिया सर, बिक गया सर। हिंद मोटर अभी और हिंद मोटर नहीं है। अब सुना है कि फिर से एम्बेसडर आएगा, बट वो किसी फॉरेन ब्रांड के थ्रू से आएगा। सॉरी, हिंदुस्तान मोटर लिखना चाहिए मुझे, हिंदुस्तान मोटर। ये ऐसे तो बिरला ग्रुप चलाता था इस कंपनी को, बीएम बिरला का। ये मारुति आने से पहले यही भारत का एकमात्र 4 व्हीलर कंपनी हुआ करता था सर, ठीक है, मारुति से पहले। लेकिन सर ये सब क्यों कहना चाहते हो? इवन ये भी कहा जाता है कि हिंदुस्तान मोटर लिमिटेड जो है 1942 में बना है सर, 79 ईयर्स एगो। और ये भी कहा जाता है कि ये कंपनी एशिया का पहला 4 व्हीलर कंपनी में से एक है। टोयोटा के साथ थोड़ा सा मतलब कंपटीशन है कि टोयोटा पहले कि हिंद मोटर पहले, ऐसा कहा जाता है। मैं भी नहीं पता एग्जैक्टली कि कौन पहले, क्योंकि उस जमाने में इतना टेक्नोलॉजी नहीं था कि भाई कहाँ पर कौन सा चीज़ लॉन्च हो रहा है उसका पता करें, बट एक सर्वे करके ये सब देखा गया है। अब एम्बेसडर का गुडविल के बारे में मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन ये एम्बेसडर का वैल्यूएशन दिन बाय दिन इतना कम होते गया, इसको सिर्फ 80 करोड़ में इसका ट्रेडमार्क सेल हुआ। आप लोगों को सुनने ऐसा नहीं लग रहा है सर, सिर्फ 80 करोड़? हाँ, एम्बेसडर जैसा ब्रांड, इसका ट्रेडमार्क सेल हुआ सिर्फ 80 करोड़ में। लेकिन अगर यही बात 1980s में होता तो क्या इसका ट्रेडमार्क 80 करोड़ में सेल होता? क्या लगता है आप लोगों को? आप लोगों को नहीं लग रहा 80 करोड़ का वैल्यूएशन हिंदुस्तान मोटर जैसे कंपनी के लिए बहुत ही कम नहीं लग रहा है? यस सर। मतलब आप समझ सकते हो ना, मतलब ये एक्चुअली डिप्रिशिएट हो गया है, बिकॉज इस गाड़ी का वो वाला मार्केट नहीं रहा है ना। लोगों को हिंद मोटर मतलब एम्बेसडर कार में वो फीलिंग नहीं है, इसलिए इसका मतलब मार्केट नहीं है, तो ट्रेडमार्क का वैल्यू भी क्या हो जाता है? डिप्रिशिएट हो जाता है। समझ में कुछ आ रहा है? हेलो, बस एक प्रैक्टिकली याद आया तो बता दिया आपको। बोलिएगा, समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। तो इसी तरह टेंजिबल एसेट्स एज वेल एज इंटेंजिबल एसेट्स दोनों का डेप्रिसिएशन मायने रखता है, दोनों का, ठीक है। तो चलो लिस्ट देखते हैं कि क्या क्या ब्लॉक ऑफ एसेट्स हैं। यहाँ पर डिटेल्स में दिया हुआ है, नो हाउ क्या है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर बता दिया है, जो मैंने आपको ऑलरेडी स्टोरी बता दिया। अब चाहो तो एक बार गो थ्रू जरूर करना। अच्छा, मैं आपको लिस्ट दिखाता हूँ, ये लिस्ट जरूर गो थ्रू कीजिएगा सर, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन का। ये देखो सर, यहाँ पर जितना सारा ब्लॉक है, टेंजिबल्स का ब्लॉक है, इंटेंजिबल्स का भी ब्लॉक है, ठीक है। ब्लॉक 1, ब्लॉक 2, ब्लॉक 3, ब्लॉक 4, ठीक है। अच्छा, पहले में कितना है सर? बिल्डिंग्स में 1 2 3 4, ठीक है। फर्नीचर्स में 1, प्लांट मशीनरी में 1 2 3 4 5, सबसे ज्यादा यहीं पर है, ठीक है। 6 7 8 9 10 10 11 12 13 14, प्लांट मशीनरी में 14 ब्लॉक है सर, ठीक है। शिप्स में, शिप्स का एक अलग रखा है सर, ठीक है। शिप्स के लिए ब्लॉक 1 एंड ब्लॉक 2, ब्लॉक 3 और एक ब्लॉक बनाया सर इंटेंजिबल्स के लिए, जिसका एक ही ब्लॉक बनाया गया 25% रेट का। मतलब अगर मैं आपको सिंपल पूछूं कि सर ये नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइजी, ठीक है, इस सब का क्या होता है ना, इसका डिप्रिसिएशन को अमोर्टाइजेशन बोलते हैं।
मतलब इंटेंजिबल एसेट का डिप्रिसिएशन नहीं होता, उसको बोलते हैं अमोर्टाइज होना। तो इसका वैल्यूएशन एवरी ईयर ऑन ईयर 25% करके गिरता है। समझ में आ रहा है सर? नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस, मतलब जब भी इसका डिप्रिसिएट अगर होता है, मतलब फ्रेंचाइज, नो हाउ, पेटेंट, कॉपीराइट, तो 25% करके इसका वैल्यूएशन में डिक्रीज आएगा। ठीक है, लेकिन अभी आपको मैं स्टार्टिंग से फिर से एक बार दिखाता हूँ। इंटेंजिबल्स को छोड़ के टेंजिबल्स में आ जाता हूँ। टेंजिबल्स में जितना ब्लॉक आपने देखा, जैसे बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, बिल्डिंग ब्लॉक में भी दो पार्ट, ध्यान से देखिए सर, कॉमन सेंस यूज कीजिएगा, याद रहने में बहुत ही सुविधा होगा। जब मैं बिल्डिंग में बात कर रहा हूँ तो आपके सामने क्या आया? ब्लॉक 1, बिल्डिंग विच आर यूज्ड मेनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस। जो बिल्डिंग सिर्फ रेसिडेंशियल पर्पस में यूज होता है, एक्सेप्ट होटल्स एंड बोर्डिंग हाउसेस, उसका डेप्रिसिएशन रेट बताया 5% एवरी ईयर। बिल्डिंग विच आर नॉट यूज्ड मेनली फॉर रेसिडेंशियल पर्पस, उसका बता रहे हैं 10%। जैसे कि मानो जो ब्लॉक 1 में नहीं है, मतलब रेसिडेंशियल पर्पस को छोड़ के होटल्स, बोर्डिंग हाउसेस एक्सेट्रा, ठीक है, इसके लिए डिप्रिसिएशन रेट बताया 10% का। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है ना सर? रेसिडेंशियल बिल्डिंग उतना खराब यूज नहीं होता है, लेकिन होटल्स, बोर्डिंग हाउसेस, ये सब में बहुत ज्यादा मतलब डिप्रिसिएशन हो सकता है ना, बिकॉज इसका बहुत रैंडम यूज होता है और बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है, कोई पर्सनल केयर के साथ तो यूज नहीं होता। ब्लॉक 3 में आ जाते हैं सर, बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2002 फॉर इंस्टॉलिंग मशीनरी एंड प्लांट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट। ऐसे बिल्डिंग, समझ में आ रहा है सर, जिसको वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट में यूज किया जाता है। ऐसे बिल्डिंग्स मतलब जैसे पानी का टैंक वगैरह हो गया ना, बड़े बड़े शहरों में, म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन में लगाया जाता है। बिल्डिंग एक्वायर्ड ऑन और आफ्टर 1 सितंबर 2002 for installing machinery and plant forming part of water supply project or water treatment system and which is put to use for the purpose of business or providing infrastructure facilities। तो पानी रिलेटेड मैटर में काम करता है ना, 40% डिप्रिसिएशन है इसका। ब्लॉक 4 जो होता है, प्योरली टेम्पोररी इरेक्शन, जैसे कि वुडन स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन साइट में दिखता है, जहां पर कोई बड़ा रोड बनता है, कोई बड़े कंस्ट्रक्शन हाउसेस बन रहा है, वहां पर वुडन स्ट्रक्चर में या फिर समथिंग लाइक एजबेस्टर स्ट्रक्चर में बिल्डिंग बना जाता है। ठीक है, टेम्पोररी है बट फिर भी 2-3 साल 4 साल तक लोग यूज करते हैं उसको। ठीक है, इसका भी डिप्रिसिएशन रेट 40% का है। तो बिल्डिंग में आपको कितना ब्लॉक दिख गया? 4 ब्लॉक दिख गया। कुछ समझ में आया सर? बोलो। यस सर। हाँ सर। सिमिलरली फर्नीचर्स फिटिंग्स के अंदर, फर्नीचर एंड फिटिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिकल वायरिंग, स्विचेस, सॉकेट्स, अदर फिटिंग्स, फैंस एक्सेट्रा, 10% का रेट बता दिया इसका ब्लॉक 1 का। फर्नीचर में एक ही ब्लॉक है। प्लांट एंड मशीनरी में, प्लांट मशीनरी में आपको 14 ब्लॉक है सर। ठीक है सर, लेकिन अगर आप मुझे पूछते हो सर प्लांट मशीनरी सबसे पॉपुलर भी है, एक क्वेश्चन में सबसे ज्यादा प्लांट मशीनरी ही आता है, तो सबसे पॉपुलर पॉइंट है सर 15%। ठीक है, मैं आपको बताता हूं कैसे। मोटर कार other than those used in business or running them on hire, other than those used in a business or running them on hire, भाड़े पे चलता है, acquired during the period from 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक में जो परचेस किया गया है एंड पुट टू यूज ऑनर बिफोर 31 मार्च 2020, ऐसे मोटर कार में 30% डिप्रिसिएशन लगता है। ठीक है, मोटर कार अदर देन दोज यूज्ड इन ए बिजनेस ऑफ रनिंग, बिजनेस ऑफ रनिंग देन हायर, मतलब हायरिंग, मतलब बिजनेस हायरिंग में नहीं चलता है, भाड़े पे नहीं चलता है गाड़ी। ठीक है, पुट टू यूज ऑन और आफ्टर 1/4/1990, 1/4/1990 के बाद यूज किया जा रहा है, अदर देन मोटर कार मेंशन इन 1 अब इस पर 15% है। तो नॉर्मल गाड़ी जो भाड़े पे नहीं चलता उसका 15% और जो भाड़े पे चलता है मोटर कार उसका 30%। ब्लॉक 2 में मोटर बसेस आ गया। ठीक है, कार नहीं और मोटर बसेस, मोटर लॉरी, मोटर टैक्सी यूज्ड इन ए बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर, भाड़े पे दिया जाता है। एक्वायर्ड ड्यूरिंग, ऑब्वियसली कौन ये पर्सनली यूज करता है, 45% का क्या बताया, 23 अगस्त 2019 से लेके 31 मार्च 2020 तक इसका एक्वायर्ड है, और पुट टू यूज है ऑन और बिफोर 31 मार्च 2020 का, 45% का डिप्रिसिएशन बताया। मोटर हाउसेस, बसेस, मोटर लॉरीज, मोटर टैक्सीज यूज्ड इन द बिजनेस ऑफ रनिंग देम ऑन हायर अदर देन मेंशन 1, मतलब इनको छोड़ के 30% का है सर रेट। ठीक है, तो इनका भी दो, ब्लॉक 2 में दो कॉन्सेप्ट है मोटर कार का ही, मतलब मोटर बसेस, मोटर लॉरीज का, एक 45% कैटेगरी में आता है, एक 30% कैटेगरी में आता है। मतलब एसेट खरीदने के बाद बिजनेस में किस पर्पस में यूज होता है, ये भी बहुत बड़ी बात है सर डिप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के टाइम पे।
मोल्ड यूज इन रबर प्लास्टिक गुड्स फैक्ट्रीज 30%, एरोप्लेन्स एरो इंजिन पे 40%, स्पेसिफाइड एयर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट कंट्रोल इक्विपमेंट, सॉलिड वेस्ट रिसाइकलिंग एंड रिसोर्सेज रिकवरी सिस्टम 40% का रेट लगाया गया है सर। क्यों ना होगा, बहुत ज्यादा इसका यूज होता है सर, बहुत ज्यादा डिटोरिएट करता है ये डे बाय डे। प्लांट मशीनरी यूज्ड इन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री ना गाड़ी में लगता है सर, एक तरह का चीप मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, ठीक है, जो गाड़ी मतलब स्पेशली लग्जरी कार में सेमीकंडक्टर यूज होता है, जिसके थ्रू से लग्जरी कार का कंट्रोलिंग चलता है। कंप्यूटर चिप बेस्ड मदरबोर्ड टाइप ऑफ इंडस्ट्री है बेसिकली, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट भी बोलते हैं। ये बिग ब्रांड लाइक जैगुआर, लैंड रोवर जैसे कंपनीज, ये सब सेमीकंडक्टर के ऊपर बहुत डिपेंड करता है। आजकल तो छोटा मोटा गाड़ी में भी लग्जरी सिस्टम आ गया है, तो उनके लिए भी सेमीकंडक्टर बहुत ज्यादा काम कर रहा है। तो ऐसे सेमीकंडक्टर प्लांट मशीनरी जो होते हैं 30%, लाइफ सेविंग मेडिकल इक्विपमेंट 40%। ब्लॉक 8 में मशीनरी एंड प्लांट acquired and installed on or after the first day of September 2002 in a water supply project or a water treatment system and which is put to use for the purpose of business or providing infrastructure facility 40%। ऑयल वेल्स मतलब जो तेल का कुआं वगैरह होता है ना, वो भी तो एसेट है 15%। रिन्यूएबल एनर्जी सेविंग डिवाइसेस, रिन्यूएबल एनर्जी सोलर पावर डिवाइसेस वगैरह होता है ना सर 40%। windmill and any special design devices which run on windmill installed, मतलब वो windmill के थ्रू से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है। महाराष्ट्र वगैरह में प्रोजेक्ट है, हमारे बंगाल में भी मोस्ट प्रोबेबली बॉक्खाली साइड में मैंने देखा था, ठीक है। तो ऐसे विंड मिल्स 40% का इसका डिप्रिसिएशन रेट है। एनी स्पेशल डिवाइसेस इंक्लूडिंग इलेक्ट्रिक जनरेटर्स एंड पंप्स रनिंग ऑन विंड एनर्जी इंस्टॉल्ड ऑन और आफ्टर 1/4/2014 would be eligible for depreciation, again 40%। Windmills and any specially designed devices running on windmills installed 31st March 2014 and any special devices including electric generator pumps, ये सबका 15% है, ऑन और बिफोर 31/3/2014 से पहले अगर हुआ है तो। सर वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, कंप्यूटर इंक्लूडिंग कंप्यूटर सॉफ्टवेयर 40% डिप्रिसिएशन है। सर बुक्स, annual publication or other than annual publication owned by the assessee carrying on a profession 40%। जैसे स्पेशली जो लोग चार्टर्ड होते हैं या फिर लॉयर्स होते हैं, ठीक है, कंपनी सेक्रेटरीज प्रैक्टिसिंग करते हैं, इनके लिए बुक्स बहुत मायने रखता है। तो जो भी एनुअल पब्लिकेशन निकलते हैं या फिर जो भी नॉन एनुअल पब्लिकेशन निकलते हैं, जो एसएससी ओन करते हैं अपने प्रोफेशन को कैरी करने के लिए, मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, ठीक है, उनका किताब भी बहुत ही वाइटल है। इनका भी 40% डिप्रिसिएशन है किताब का भी। किताब उनके लिए बहुत बड़ी एसेट है सर, बिकॉज ये लोग मेंटली मतलब इंटेलेक्चुअल्स होते हैं ना, तभी। ब्लॉक 13 में आ जाते हैं बुक्स owned by the SSC carrying on business in running lending libraries, ठीक है, लाइब्रेरी में जो बुक्स वगैरह होता है इसका भी 40% डिप्रिसिएशन है। ब्लॉक 14 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सर, ब्लॉक 14 क्यों, कुछ ना बोला तो रेट हो जाएगा 15%, याद रहेगा सर, सबसे पॉपुलर पॉइंट, सबसे यूजेबल पॉइंट्स एग्जाम सिनेरियो में। बट मैं आपको सारा का सारा पॉइंट ही बताया, ठीक है। अच्छा, शिप्स में अगर ओशियन गोइंग शिप्स है तो 20% का बता रहे हैं, ठीक है, ओशियन गोइंग शिप्स है तो 20% ब्लॉक 1 में। ब्लॉक 2 वेसल्स ऑर्डिनरीली ऑपरेटिंग इन इनलैंड वाटर्स नॉट कवर्ड बाय ब्लॉक 3 बिलो, मतलब नीचे आता है सर 20% उसका भी, जो इनलैंड में चलता है, मतलब बड़े समुद्र में नहीं जाता, छोटा मोटा नदी के अंदर चलता है, ठीक है, जैसे अपने कलकत्ता में, ठीक है, ये हावड़ा टू कोलकाता जो लॉन्च वगैरह चलता है, ऐसा वेसल्स भी होगा, ठीक है। अब बॉक्खाली जाओगे, दीघा साइड में जाओगे, दिखेगा आपको इनलैंड वाटर्स के अंदर, तो इसका भी 20%। स्पीड बोट ऑपरेटिंग इन इनलैंड वाटर, उसका भी 20% है। और इंटेंजिबल्स का तो मैं आपको पहले ही बोल के रखा, 25% रेट है इंटेंजिबल एसेट्स का। इसमें पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क, लाइसेंस, फ्रेंचाइज आ जाता है, नॉट बीइंग गुडविल ऑफ ए बिजनेस और प्रोफेशन। गुडविल नहीं आता, गुडविल का वैल्यूएशन अलग से होता है सर, ठीक है, जो आपको पार्टनरशिप बिजनेस का अलग होता है, कंपनी गुडविल अलग होता है, सिखाया जाता है, जिनका अकाउंटेंसी में मैम के पास पढ़ते हैं ना, उनको सिखाया जाता है ना, कंपनी गुडविल, वो सब अलग कैलकुलेशन है, बट यहाँ पर डिप्रिसिएशन के अंदर वो नहीं आता। ओके, तो ये था डिप्रिसिएशन का अलग अलग रेट। तो आप लोग मुझे बता सकते हो सर कि ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको दो ही प्लांट मशीनरी के बारे में बताया, एक सिमिलर पैटर्न का ही है, सिंपल प्लांट मशीनरी, कुछ और रेफर नहीं किया कि किस तरह का प्लांट मशीनरी है। तो क्या कौन सा रेट लोगे? 15%। क्या रेट? 15%। थैंक यू सर। लेकिन यहाँ पर और एक है सर, कंप्यूटर भी है, इसका क्या रेट यूज करोगे? 40%।
बस, ठीक है। अच्छा, घर पे ट्राई करोगे ये क्वेश्चन? मैं कल के क्लास में आप लोगों को यस सर। सोल्यूशन बताऊंगा इसका, ठीक है। आप लोग ट्राई करना, ठीक है। मेरे को आंसर भी क्लास में कल बताना। अगर आप लोग ट्राई करके आंसर मुझे देते हो तो मैं कल इसका जरूर डील करूंगा। ऐसे भी अगर ना भी बताते हो तो भी डील करूंगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपका होमवर्क, कोशिश करना सर। हाँ, ठीक है। क्या डिप्रिसिएशन रहेगा, रेट तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। ये क्या डिप्रिसिएशन और एडिशनल डिप्रिसिएशन हो सकता है। एडिशनल डिप्रिसिएशन का रेट तो पता है ना सर, 20% का होता है, यस ठीक है। सर, 20%। 20% का होता है, बस ये याद रखिए और ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। जैसे मर्जी कीजिए, मैं कल सॉल्व करूंगा इसको, ठीक है। बाकी सेक्शंस को लेके कल बाकी चर्चा होगा, ओके। लंबा डिस्कशन था सर, बहुत लंबा डिस्कशन था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया। नवनील, আপনি বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ স্যার। संपद, शिवम, शुभश्री क्लियर है? शुभश्री, ऋषभ? हाँ सर। यस सर। ओके सर। अच्छा, नोट्स मैं शेयर कर देता हूँ। ये आप लोग नोट्स को घर में गो थ्रू कीजिए, ठीक है। जो भी मैंने आज पढ़ा है उसको गो थ्रू कीजिए, प्रोफॉर्मा देखिए, जितना करा उतना ही घर में एक बार देखो। क्वेश्चन जो मैंने डिप्रिसिएशन का दिया उसको ट्राई करो। कल डिप्रिसिएशन का क्वेश्चन करने के बाद बाकी जो सेक्शंस है ना, तब फ्रॉम 30 से लेके 37 का लंबा एरिया है, वो एक एक सेक्शन का बारीकी से डिस्कशन करेंगे और उसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। और ऐसे करते करते और 2-4 क्लास लगेगा, तब जाके बीपी आप लोगों को एकदम पूरा समझ आएगा। और लास्ट में जाके हम लोग कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, जिसमें सारा का सारा सेक्शन इंक्लूड करके एक कंप्लीट क्वेश्चन। ऐसे पहले मतलब लास्ट वीक के क्लास में एक कंप्लीट प्रोफॉर्मा वाला क्वेश्चन किए हैं, लेकिन कंप्लीट होने के बाद और हार्ड लेवल में जाएंगे, ठीक है। हाँ नवनील, কিছু কি বলছেন নাকি? না না। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এইভাবে চলুক, তারপর আমি টেস্ট অ্যারেঞ্জ করব, ওকে। আর আজকের আজকের ক্লাসটা একটু হোয়াটসঅ্যাপে দিয়ে দেবেন ইউটিউবে। এই ক্লাসটা হ্যাঁ দিয়ে দেবো, হ্যাঁ হ্যাঁ। দিয়ে দেবো, দিয়ে দেবো, হুম। ঠিক আছে। ओके फिर बाय सर सबको, टाटा। বাই बाय सर। बाय सर। Bye. बाय Bye, सर। sir. বাই।